बच्चों, वेलकम टू अपनी कक्षा। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपका अनदर चैप्टर दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये चैप्टर सीबीएसई ने कोरोना के टाइम पे डिडक्ट कर दिया था, तो आपने नहीं पढ़ा होगा, बट अब हम फिर से इस चैप्टर को करेंगे क्योंकि इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। इस चैप्टर के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं कि किस तरीके से एग्रीकल्चर या फार्मिंग की जाती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान किया जाता है फार्मिंग करते टाइम, और एग्रीकल्चर के अलावा और कौन कौन सी फार्मिंग के तरीके हैं, जैसे कि देयर इज एनिमल हस्बेंड्री जिसमें पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, फिश फार्मिंग जैसी चीज़ें भी आती हैं। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ 2020 हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन थी दैट वाज अप्रॉक्स 1.02 बिलियन पीपल, एंड इनकी जो फूड रिक्वायरमेंट्स हैं दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 246 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एवरी ईयर। तो इतनी लार्ज पॉपुलेशन के लिए जो प्लांट्स और एनिमल्स की फूड की जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो कुछ साइंटिस्ट जैसे कि स्वामीनाथन और किरेन ये लगे रहते हैं कुछ ऐसे साइंटिफिक तरीके लाने में जो कि इस प्रोडक्शन को किसी तरीके से इम्प्रूव कर सके और सबकी डिमांड्स को पूरा किया जा सके। हमारी कंट्री में भी बीच में वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन जैसी चीज़ें आई हैं। वाइट रेवोल्यूशन यानी कि मिल्क के प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज हो, और वो कब होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस किया जा सकता होगा मिल्क एनिमल्स से, यानी कि मिल्क गिविंग एनिमल्स का प्रोडक्शन जो होगा वो बढ़ाया जाए। साथ ही साथ ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब फिश का प्रोडक्शन बढ़ सके, क्योंकि हमारी साउथ की साइड बहुत सारे लोगों का जो स्टेपल फूड है दैट इज फिश, तो फिश प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना होगा। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन है कि फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। अब प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक तरीकों का यूज़ करना होगा, क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो हमें बहुत सारे स्टेप्स पर क्रॉप का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो हमें सॉइल को भरपूर मात्रा में खाना देना होता है, न्यूट्रिशन देना होता है, ताकि हम जो सीड उसके अंदर डालेंगे वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। तो पहला स्टेप तो हो गया सॉइल को प्रिपेयर करना। दूसरे स्टेप के अंदर हम जो सीड डालते हैं, अगर हम पुअर क्वालिटी के सीड्स यूज़ करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा कम आएगी। तो अच्छी प्रोडक्शन के लिए, लार्ज लेवल की प्रोडक्शन के लिए हाई यील्ड वेराइटी वाले सीड्स बनाए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन आता है इरिगेशन, यानी कि वाटर का सप्लाई करना उन सीड्स को ताकि वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। इरिगेशन में बहुत सारी टेक्नोलॉजी वाले स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं आज के टाइम पे, ताकि अगर ड्रॉट भी है या फिर अगर सूखा भी पड़ गया है तो भी हमारी क्रॉप्स पर ज़्यादा इफेक्ट ना हो। इरिगेशन के बाद जब क्रॉप पूरी तरीके से पक जाती है तो हार्वेस्टिंग का टाइम आता है। उसके बाद जो नया चैलेंज आता है फार्मर्स के पास दैट इज़ स्टोरेज। लार्ज अमाउंट की क्रॉप तो हमारे पास आ जाएगी, बट उसको स्टोर करना और उसको सेफ रखना जब तक वो मार्केट में नहीं पहुंचती है, ये फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें उनको फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बहुत सारे पेस्ट से बचा कर रखना होता है। तो इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन से वो तरीके हैं जिससे हम हमारी क्रॉप की जो स्टोरेज होगी उसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। ऑल्सो वी विल लर्न कि किस तरीके से एक इंडियन ब्रीड और एक एक्सोटिक यानी कि फॉरेन ब्रीड को क्रॉस करके नई ब्रीड बनाई जा सकती है जिसमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम हमारी ब्रीड के अंदर चाहते हैं, जो कि तभी पॉसिबल है जब हम इंटरब्रीडिंग करा सके। ऐसी क्वालिटीज़ के पेरेंट्स लेने होंगे जिनमें अच्छी ट्रेट्स हों, और जब हम उनकी मिक्सिंग कराएं तो वो सारे ट्रेट्स नई वाली कैटल के अंदर आ जाए। सो इस तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। सो जो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है दैट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एज आई टोल्ड यू कि क्या सिग्निफिकेंस होता है एग्रीकल्चर में नई नई टेक्निक्स लाने का, तो वहीं पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है जिसमें हम ऐसी फार्मिंग और क्रॉप प्रोडक्शन की टेक्निक्स यूज़ करें जो हमारी ग्रोथ को या प्रोडक्शन को बेटर बना सके। एंड उसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट होगा कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंड होगा मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस, और थर्ड होगा कोपिंग विद चेंजिंग ह्यूमन नीड्स। दीज आर द मेथड्स जिससे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं, यानी कि जो अभी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, जो जनरेशन्स है अर्थ के ऊपर, वो सर्वाइव कर सके और आने वाले टाइम पे भी काफ़ी हैंडफुल रिसोर्सेज रहे
आने वाली जनरेशन के लिए भी, आने वाले टाइम के लिए भी। तो ऐसे एग्रीकल्चर या प्रोसेस को बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। द एडॉप्शन ऑफ वेरियस फार्मिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स टू मैक्सिमाइज एग्रीकल्चरल यील्ड। अभी जितने भी पॉपुलेशन हमारी अर्थ पे है, सबकी डिमांड्स मीट करना भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है। एंड उसको ये सारे जो 3 मेथड्स हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इट अचीव्स द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स एंड कंट्रोल। वी आर एक्चुअली डूइंग सम एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस जो नेचुरली भी हमारे साइकिल के साथ साथ रिवॉल्व करते हैं। नेचुरल साइकिल्स जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में हर एक मिनरल की साइकिल ना फिक्स्ड है। जैसे कि ऑक्सीजन साइकिल है, आपने बचपन में वाटर साइकिल पढ़ी होगी कि वाटर का जो अमाउंट होता है वो स्टेबल रहता है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से जो हमारी नेचुरल साइकिल है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। प्रोटेक्ट्स एंड रीन्यूज सॉइल फर्टिलिटी एंड द नेचुरल सोर्स बेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, या फिर जब हम बोलते हैं कि सॉइल इज फर्टाइल, एक्चुअली सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होने का मतलब क्या होगा कि सॉइल फर्टाइल है। अगर सॉइल फर्टाइल है और उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं तो आप उसमें जो क्रॉप ग्रो करोगे वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। सो सॉइल इज फर्टाइल। प्रोटेक्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के और क्या फ़ायदे होने वाले हैं? इट विल प्रोटेक्ट सॉइल फर्टिलिटी बनी रहेगी उसके अंदर। एंड द नेचुरल रिसोर्स बेस। नेचुरल रिसोर्स बेस का मतलब होता है हमारी अर्थ और सॉइल के अंदर अपने आप भी न्यूट्रिएंट्स जाते रहते हैं, तो वो भी उसके अंदर फिक्स रहेंगे। ऑप्टिमाइजेस द मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ फार्म रिसोर्सेज, रिड्यूसेस द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड परचेज production inputs, provides an adequate and dependable form of income, promotes opportunity in family farming and farm communities। ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत ईजी हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, जिससे आप समझ सकते हो कि क्या क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के। फैमिलीज को या फार्मर्स को पर्सनल लेवल पर फ़ायदा होगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो हमारी अर्थ पर कम हो जाएंगे यूजिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नाउ द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक मतलब विच इज़ नॉट हार्मफुल, ऑफ कोर्स, जो बहुत नेचुरली हमारी अर्थ के और रिसोर्सेज के साथ मिक्स हो जाता है। एक ऐसा तरीका क्रॉप्स ग्रो करने का विच इज़ नॉट पॉल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट एंड वी आर एक्चुअली यूजिंग नेचुरल थिंग्स इस प्रोसेस के अंदर। जैसे कि आपने सुना होगा खाद के बारे में, जिसको हम मैन्योर बोलते हैं। ये तो बहुत ही नेचुरल तरीका हो गया हमारी क्रॉप्स को ग्रो कराने का। बायो फर्टिलाइजर्स या फिर बायो पेस्टिसाइड्स, आप इन टर्म्स में से ना बायो हटा दो। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड सुना होगा, ये वो केमिकल्स होते हैं जो फील्ड के अंदर डाले जाते हैं कुछ चीज़ों की वजह से। जैसे अगर मैं पेस्टिसाइड्स की बात करूं, तो अगर मैं चाहती हूं मेरी फील्ड के अंदर कोई भी इंसेक्ट या फिर कोई और एनिमल आकर अटैक ना करे, तो मुझे पेस्टिसाइड्स डालने होंगे। ये एक तरीके के केमिकल होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है डालना, क्योंकि अदरवाइज मेरी क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाएगी। टाइम से पहले ही उसके ऊपर कीड़े लग जाएंगे, इंसेक्ट्स आ जाएंगे। बट व्हेन वी से बायो पेस्टिसाइड्स, तो ये कंप्लीट केमिकल्स नहीं होने वाले हैं। टर्मरिक बहुत अच्छे बायो पेस्टिसाइड की तरह काम करता है। तो जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं ना, तब हम केमिकल्स यूज़ नहीं करते हैं, हम बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, यानी कि नॉन केमिकल सब्सटेंसेस। तो ये है कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीके, जैसे कि एक हो गया वर्मी कंपोस्ट, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देन इज ग्रीन लीफ मैन्योर। ये सारे वो तरीके हैं जिससे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, बायो फर्टिलाइजर्स जैसे मैंने अभी आपको बताया, एंड मैन्योर्स, ये सारे तरीके यूज़ करेंगे तब जाके वो फार्मिंग कैसी कहलाएगी? ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाएगी। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? एक्चुअली पॉल्यूशन नहीं होगा, फार्म का जो वेस्ट होगा वो रिसाइकिल हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि फार्म वेस्ट क्या होने वाला है। किसी भी हम फार्म में जाएंगे तो वहाँ पर नेचुरल वेस्ट होगा। अगर वहाँ पे कोई डोमेस्टिक एनिमल है तो उसका वेस्ट होने वाला है। जो ऑलरेडी उसके ऊपर लीव्स या प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, वो जब डेड हो जाएंगे तो उनका वेस्ट भी एक तरीके से नेचुरल और गुड वेस्ट है जो सॉइल को रिसाइकिल करेगा। तो फार्म वेस्ट सॉइल के साथ मिक्स भी हो जाएगा। हमें बाहर से जाकर एक्स्ट्रा कोई केमिकल्स नहीं ऐड करने हैं अपनी फील्ड को ग्रो करने के लिए, और साथ ही साथ जो वो वेस्ट था वो रिसाइकिल हो गया, हमें उसको अलग से जाकर डिकम्पोज नहीं करना पड़ेगा।
Then the foods obtained from organic farming are free from pesticides and toxic chemicals. हम काफ़ी बार जो मार्केट से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लाते हैं तो इट इज़ बीइंग आस्क्ड कि हमें उसको बहुत अच्छे से वॉश करके खाना चाहिए. विदाउट वॉशिंग हमें उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए. द बिग रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि उनको ग्रो करते टाइम उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐड किए गए थे उनको पेस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए. अब अगर हम उसको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं तो सारे केमिकल्स डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं. इसीलिए उनसे बचने के लिए हमें बहुत अच्छे से उसको वॉश करना पड़ता है. तो ये सब जो आपने सुना है उससे बचने के लिए हम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हैं. जब भी आप ऑनलाइन ग्रॉसरी शॉपिंग करते होंगे तो उसमें ऑर्गेनिक फार्म करके एक कैटेगरी आती है जिसमें आप सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो. देन द क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कीप्स इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड वीड्स अंडर चेक. अब इसमें एक हम आगे जाकर कुछ क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं जिनको हम यूज़ अगर करना शुरू कर देंगे ना तो हम चेक कर सकते हैं कि हम पेस्ट से नेचुरली बच सकें. हम उसके अंदर केमिकल्स ना डालें और अपने आप इंसेक्ट्स उसके अंदर नहीं लगेंगे. सो देयर आर सर्टेन क्रॉपिंग सिस्टम जो हमें पढ़ने हैं आगे. ये सारे एडवांटेजेस थे हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के. इसके बाद व्हाट इज़ द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जिसमें सब डिवाइडेड है, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड. यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन. तो हम हमेशा चाहेंगे या फार्मर्स जो हैं जो भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं दे विल ट्राई टू इंक्रीज द यील्ड. प्रोडक्शन को पर एकड़ ज़मीन के हिसाब से नापा जाता है तो हर एक फार्मर उसको इंक्रीज करने की कोशिश करता है. एग्रीकल्चर इज़ द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग विच मेनली इन्वॉल्व्स रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक. रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स का यूज़ करना एंड उनके प्रोडक्ट्स को पर्सनल या कमर्शियल लेवल के लिए यूज़ करना. देन कल्टिवेटिंग लैंड मतलब क्रॉप्स का ग्रो करना. इतनी सारी स्पाइसेस, इतनी सारी अलग अलग वेराइटी होती है क्रॉप्स की, वो सारा कल्टिवेशन के अंडर आ जाता है. रेजिंग क्रॉप्स इज ऑल्सो द सेम थिंग. हार्वेस्टिंग मतलब जब क्रॉप्स पक के तैयार हो जाती हैं तो उनको जो कट करने वाला टाइम होता है दैट इज़ हार्वेस्टिंग. एंड देन मार्केटिंग द प्रोड्यूस. जो भी हमारे पास प्रोडक्शन आई है उसको मार्केट तक पहुंचाना और उन लोगों तक पहुंचाना जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एग्रीकल्चर. अब हमें करना है इसमें इम्प्रूवमेंट ताकि हर एक पर्सन की डिमांड्स की मीट हो सके. नाउ बेस्ड ऑन सीजन्स एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो आपने पहले भी पढ़ा होगा. वन इज खारिफ क्रॉप एंड सेकंड वन इज राबी क्रॉप. सबसे पहले फटाफट से खारिफ क्रॉप्स के पॉइंट देख लेते हैं. इनको मॉनसून या फिर रेनी सीजन वाले क्रॉप्स भी बोला जाता है. ये बरसात के टाइम पर ग्रो करेंगे. हॉट और वेट कंडीशंस इनके लिए सबसे बेस्ट रहेंगी. दे आर सोन इन द बिगनिंग ऑफ द रेनी सीजन. अभी तभी तो हम इनको रेनी क्रॉप्स बोल रहे हैं ना क्योंकि इनको रेनी सीजन में सो किया जाता है. इनके बीज को जून टू जुलाई वाला मौसम है. और फिर एक सीज़न आपको हार्वेस्टिंग वाला याद रखना है कि कब तक ये रेडी हो जाएगा और हम कट करके इसको मार्केट तक पहुंचा सकते हैं. सो हार्वेस्टेड वाला कौन से सीजन से? सितंबर टू अक्टूबर. सीड्स को सो किया जाता है. सोन मतलब बोना, राइट. तो जो सबसे पहले सो किए जाएंगे सीड्स दैट विल बी इन द रेनी सीजन जून टू जुलाई एंड हार्वेस्टिंग की जाएगी सितंबर टू अक्टूबर. तो कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम कि खारिफ क्रॉप्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं. पैडी, मेज, पैडी एज इन यहाँ पर राइस की बात हो रही है. देन मेज, देन जवार, देन बाजरा. ये बेसिक एग्जाम्पल्स है खारिफ क्रॉप्स के. इसके अलावा देयर इज ग्राउंडनट, सोयाबीन, ग्रीन ग्राम, कॉटन, ब्लैक ग्राम. ये सारे के सारे खारिफ क्रॉप्स के अंदर आ जाते हैं. देन आफ्टर दैट वी हैव राबी क्रॉप्स. तो राबी क्रॉप्स वो वाले क्रॉप्स हैं जो नॉन मानसून वाले टाइप हो गए. एक मानसून रेनी सीजन वाला टाइप है खारिफ, ये नॉन मानसून वाला टाइप है. ये कोल्ड और ड्राई कंडीशंस में ग्रो करता है. बिल्कुल उसका अपोजिट है. वो हॉट और वेट कंडीशंस में ग्रो कर रहे थे, ये कोल्ड और ड्राई कंडीशंस में ग्रो करेंगे. कब? हमें इनके सीड्स को सो करने वाले हैं अक्टूबर से नवंबर के बीच में क्योंकि इसी टाइम पे ठंडा मौसम होता है, राइट. एंड फिर हम इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं मार्च से अप्रैल के बीच में. एग्जाम्पल्स अगर हम राबी क्रॉप्स के देखें तो वीट जो सबसे ज़्यादा इंडिया, हरियाणा, पंजाब की साइड में ग्रो करता है. बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, लिंसी. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स. आप इनको नोट कर सकते हो. उसके बाद हमें पढ़ना है इम्प्रूवमेंट इन यील्ड्स. तो सबसे पहले आपने क्रॉप का टाइप पढ़ा. मैंने आपको बताया था सबकी डिमांड्स को मीट करने के लिए और फार्मर्स को कम से कम नुकसान हो अपने एग्रीकल्चर में, उसके लिए हमें इम्प्रूवमेंट की कुछ टेक्निक्स लाने की ज़रूरत है. सो बेसिकली देयर आर 3 साइंटिफिक अप्रोच जिनको यूज़ करके हम प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट.
प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यानी कि जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी हमारे पास क्रॉप्स बाद में हार्वेस्ट होकर इकट्ठी हो रही हैं, उसको हम किस तरीके से मैनेज करें कि वो खराब ना हो। दूसरा, क्रॉप की वैरायटी बहुत अच्छी होना ज़रूरी है। मान लो आपके पास ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें आप वीट को ग्रो करना चाह रहे हो, तो आप चाहोगे कि आपके पास जितना लैंड है उसमें बेस्ट प्रोड्यूस निकल कर आए। अगर आपका लैंड बहुत बड़ा है और उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोड्यूस नहीं आ रहा है तो आप लॉस में हैं। ऐसे ही कुछ फार्मर्स सोचते होंगे एग्रीकल्चर करते टाइम, और ये टेक्निक्स उनको अपनानी चाहिए अपनी फील्ड्स के अंदर। वैरायटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि वैरायटी, यू नो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस ऑल्सो। राइस की 200 से ज़्यादा अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ होती हैं। अब उनमें से कुछ बहुत अच्छी होंगी तो कुछ पुअर क्वालिटीज़ की भी हो सकती है। सो वो हो गया वैरायटी से मतलब। देन क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, हमारे पास प्रोड्यूस आ गया, बट जब तक वो हर एक पर्सन या मार्केट तक नहीं पहुंच पाता है तब तक हमें उनको पेस्ट से बचाना है। ग्रोथ के टाइम पे भी पेस्ट से खतरा होता है, और जब हम स्टोर करके रखते हैं ना इन सारे सीड्स को या अपने प्रोड्यूस को, उस टाइम पे भी नेचुरल इवेंट जैसे कि बारिश से या बहुत ज़्यादा गर्मी से भी हमें उसको बचाना होता है। बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें हमारे प्रोड्यूस को प्रोटेक्ट करना होता है। तो इस वाले टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो ये आपका जो चैप्टर है 3 बेसिक ग्रुप्स में डिवाइडेड है। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो भी है प्रोड्यूस जो आया उसको कैसे मैनेज करेंगे, वैरायटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे, एंड देन क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यानी कि जिस टाइम पे हम सोइंग कर रहे हैं और ग्रोथ कर रहे हैं उस टाइम पे हम कैसे प्रोड्यूस को मैनेज कर सकते हैं। Crop production refers to controlling the various aspects of crop production to obtain the maximum and best yield. It has the following components. सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में एक पिक्चर क्लियर कर लें कि जब भी किसी क्रॉप को ग्रो करना होता है तो सबसे पहले तो लाए जाएंगे उसके सीड्स, एंड सीड लाने से भी पहले हमें करना होगा सॉइल को प्रिपेयर। सारे फार्मर्स ग्रो करने से पहले किसी भी क्रॉप को सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। अब सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और सॉइल को क्यों प्रिपेयर करना ज़रूरी है? सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, एज आई टोल्ड यू, न्यूट्रिएंट्स उसमें भरपूर होने चाहिए ताकि हम जो भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो। आप खुद सोचो, अगर न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर इनफ नहीं होंगे तो क्या आपकी ग्रोथ अच्छी होगी? नहीं। सो मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं। उसके बाद उसको बहुत अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। सॉइल के अंदर अगर आप सीड डाल रहे हो और आपने सबसे ऊपर वाली लेयर में बहुत सारे सीड्स डाल दिए तो ट्रस्ट मी, थोड़े टाइम बाद सारे बर्ड्स आकर उन सीड को खा जाएंगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपने बहुत डीप लेयर्स में उन सीड्स को डाल दिया तो जो पानी आप ऊपर से डाल रहे होंगे सीड के ऊपर वो भी उनको नहीं मिलेगा। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉइल लूज हो, जिससे सीड जो आप डाल रहे हो वो एक परफेक्ट हाइट पर जाए एंड उसको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिले। अगर ज़्यादा डीप लेयर में आपने सीड डाल दिया है तो उसको सनलाइट भी नहीं मिलेगी। सो फार्मर्स को ये सारे तरीके सोचते हुए सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ होती है। पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये ट्रैक्टर्स वगैरह नहीं थे, तो हैंड से किया जाता था। एक खुरपी जिसको हम प्लो बोलते हैं उसको यूज़ करके सॉइल को लूज़ किया जाता था। उसके बाद सॉइल के अंदर लेयर्स बनाई जाती थी ताकि सीड को बहुत अच्छे से डाला जाए। तो हमारे पास आज के टाइम पे ट्रैक्टर्स हैं जिसके पीछे हम थ्रेशर लगा देते हैं, प्लोइंग मशीन लगा देते हैं और वो बहुत अच्छे से सॉइल को प्लो कर देता है, रेडी कर देता है सीड डालने से पहले। तो ये तो सारी कहानी थी कि हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद हमें सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद उसके अंदर सीड्स डालने होते। तो सीड्स डालने के लिए एक तो मैनुअल मेथड है कि आपने बहुत सारे सीड्स कलेक्ट किए और इस तरीके से पूरी फील्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बट अभी आज के टाइम पे हमारे पास ऐसी मशीन्स भी हैं, सीड ड्रिल जिसको बोलते हैं, वो एक एक करके आराम से सीड्स को सॉइल के अंदर डाल देती हैं। सीड डल गए परफेक्ट हाइट पे, यहाँ तक तो ठीक था। अब हमें उनको देना है वाटर। सारे सीड्स को परफेक्ट सनलाइट और वाटर की रिक्वायरमेंट होगी तभी वो अच्छे से ग्रो करेंगे। तो वाटर वाले प्रोसेस को बोलते हैं इरिगेशन। तो 3 स्टेप्स आपको याद हुए। सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना, फिर सीड्स को डालना, फिर पानी देना सीड्स को, एंड उसके बाद जब वो रेडी हो जाएंगे तो स्टेप आता है हार्वेस्टिंग का। अभी हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आ गया न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मतलब सॉइल के न्यूट्रिएंट की मैनेजमेंट की बात हो रही है कि सॉइल में किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स को डाला जाए कि परफेक्ट ग्रोथ हो। सारे क्रॉप्स की सेम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट नहीं होती।
मतलब अगर कोई फार्मर वीट को ग्रो कर रहा है तो ही शुड नो कि उसकी सॉइल के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा होने चाहिए। और अगर मैं अपनी फील्ड के अंदर राइस को ग्रो कर रही हूँ देन आई शुड नो कि मेरी राइस की फील्ड को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ओके, नाउ व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, जो बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। सो न्यूट्रिएंट्स के नाम हम देख लेते हैं। हमने न्यूट्रिएंट्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होंगे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो बहुत ही कम क्वांटिटी में सॉइल के अंदर चाहिए। नाउ concentration of each macronutrient in plants is more and micronutrient का concentration ही कम होगा। ये दोनों पॉइंट इसी के नाम से आप याद कर सकते हो। उसके बाद they take part in body building of plants and different protoplasmic structure। ये ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड ही इसलिए क्योंकि ये प्लांट की बॉडी को, प्लांट के सेल्स को, सेल वॉल को बिल्ड कर रहे होंगे। एंड ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनका एज सच कोई मेजर फंक्शन नहीं होने वाला है। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ लाइक रोटी फॉर देम एंड हम ह्यूमंस के लिए, हम इंडियंस के लिए जो रोटी है, जो स्टेपल डाइट है, राइस एंड व्हीट एंड सब्जी स्टेपल डाइट है, राइट, हर घर में खाया जाता है। तो इनके लिए ना नाइट्रोजन उतना ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। फॉस्फोरस भी और पोटाशियम भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है ये न्यूट्रिएंट्स इनके लिए, और दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो की बात करें अगर हम, तो आयरन चलो थोड़ी सी क्वांटिटी में डाल दिया तो भी बहुत है। मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, ये थोड़ी थोड़े अमाउंट में भी डाला ना तो भी प्लांट्स को सफिशिएंट रहता है। सो ये हमारी कैटेगरी थी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। इससे पहले हमें देखना है कि ये न्यूट्रिएंट्स कौन से सोर्स से प्लांट्स को मिल सकते हैं। जैसे एयर से, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन भी तो है, तो वो कार्बन न्यूट्रिएंट CO2 की हेल्प से प्लांट्स के अंदर चला जाता है। वाटर के अंदर ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, तो ये दोनों न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट्स के अंदर उसकी हेल्प से चले जाते हैं। वाटर से हाइड्रोजन एंड CO2 से कार्बन और ऑक्सीजन दोनों चले जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉइल। सॉइल बहुत एनरिच्ड होगी सारे न्यूट्रिएंट्स में। सॉइल के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट है। एंड माइक्रो में आयरन जो भी बाकी रह गए हैं ना, ये भी इनको सॉइल से ही मिलते हैं। इस टेबल से हमें पता चल रहा है कि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को मिल रहे हैं वो सॉइल से मिल रहे हैं। इसलिए फार्मर कभी भी गलती नहीं करेगा, हमेशा कोशिश करेगा ये सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर भरपूर मात्रा में हो। एंड ये सिर्फ हमने नंबर लिखा हुआ है कि कौन से टाइप का वो न्यूट्रिएंट होने वाला है। तो अभी तक आप याद कर लेंगे कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं और फिर सोर्स कौन कौन से हैं कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट के लिए। इसके बाद हमें पढ़ना है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, क्योंकि अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं दैट हाउ टू प्रिपेयर द सॉइल जिससे हम अपनी क्रॉप को ग्रो कर सके। तो इसलिए हमें पढ़ना है मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बारे में। द डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज मेड अप बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब मान लो बहुत अच्छे से सॉइल ग्रो कर रही है, उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन है, बट स्टिल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते देखकर कि कौन सा न्यूट्रिएंट कम होने वाला है, कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से सॉइल को पूरा रेडी कर लें। इसके लिए हम मैन्योर्स ऐड करते हैं कि कोई भी न्यूट्रिएंट कम ना हो जाए। अब मैन्योर को हिंदी में बोलते हैं खाद, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा। इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो सॉइल को एनरिच कर देंगे। हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं अभी, तो एक्चुअली हमें नहीं पता कि हो सकता है फॉस्फोरस जो हमने मैन्योर रेडी किया है उसके अंदर थोड़ा सा कम हो, या फिर उसके अंदर थोड़ा सा पोटेशियम कम रह गया हो, और मे बी मेरा जो प्लांट है उसको पोटेशियम की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसका मतलब मैन्योर्स सफिशिएंट नहीं है। मैंने मैन्योर तो रेडी कर दिया अपनी सॉइल के लिए, बट व्हाट इफ उसमें पोटेशियम किसी वजह से कम रह गया और मेरी जो ग्रो करने वाली क्रॉप है उसको पोटेशियम की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो एट लास्ट सारी मेहनत बेकार जाएगी एंड वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी। इसी कमी को देखते हुए फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं। अब फर्टिलाइजर्स एक तरीके के केमिकल्स होते हैं एक्चुअली। पहले मैन्योर्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। मैन्योर्स आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स। नेचुरल मतलब इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिला हुआ। दे आर प्रिपेयर्ड बाय द डीकम्पोज्ड एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। हम मैन्योर खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एनिमल का वेस्ट और प्लांट का वेस्ट एक जगह इकट्ठा करो,
उसके अंदर वाटर ऐड करो एंड उसको सॉइल से धीरे धीरे मिक्स करेंगे तो इस तरीके से मैन्योर रेडी हो जाएगा, जो हम घर के प्लांट्स में भी डालते हैं। मैन्योर्स इंक्लूड फार्म यार्ड मैन्योर, FYM मतलब फार्म यार्ड मैन्योर, जो कि गार्डन का वेस्ट होने वाला है। साथ ही साथ कंपोस्ट, जो कि किचन का वेस्ट होगा ना ऑर्गेनिक वाला, उससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। देन ग्रीन मैन्योर्स क्या होते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा एक फील्ड के ऊपर एक्स्ट्रा क्रॉप्स ग्रो कर जाते हैं, तो उन क्रॉप्स ने भी तो सॉइल से न्यूट्रिशन लिया होगा, हम उन क्रॉप्स को फिर से सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं, तो सारा न्यूट्रिशन जो उन्होंने सोक किया था वो फिर से सॉइल के अंदर मिक्स हो गया, राइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन मैन्योर। एंड वर्मी कंपोस्ट इज समथिंग जो अर्थवॉर्म्स की हेल्प से होता है, तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ेंगे अब। मैन्योर्स के एडवांटेजेस, मैन्योर जो है ऑफ कोर्स न्यूट्रिएंट्स में भरपूर है, इसलिए हम सॉइल के अंदर डालने वाले हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेगा, सबसे बढ़िया बात इसकी क्या है कि नेचुरल चीज़ें ऐड करेगा सॉइल के अंदर, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, which restores the soil texture for better retention of water and aeration of soil. Now better retention of water, हम चाहेंगे कि हमारी सॉइल का टेक्सचर कुछ ऐसा हो कि वो बहुत अच्छे लेवल पर वाटर को होल्ड करके रखे। अगर सीड पूरा का पूरा पानी के अंदर डिप हो गया है और पानी ज़्यादा हो गया है तो वो ग्रो नहीं करेगा, पानी कम हो गया है तो ऑफकोर्स सीड ड्राई रहेगा, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो सॉइल और सीड का एक लिंक होता है, जिसकी हेल्प से हमें पानी को मेंटेन करना होगा। एंड एरेशन ऑफ सॉइल मतलब उसको प्रॉपर एयर भी मिलनी चाहिए, ज़्यादा डीप अगर सीड को डाल दिया तो प्रॉपर एयर और सनलाइट उसको नहीं मिलेगी। द ऑर्गेनिक मैटर इन द मैन्योर्स प्रोवाइड फूड फॉर द सॉइल ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। तो सिर्फ प्लांट्स को ही नहीं, ये ऑर्गेनिक मैटर बैक्टीरिया और फंगस को भी, गुड बैक्टीरिया और गुड फंगस को भी एक तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि वो आगे जाकर सॉइल की ग्रोथ में, प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प कर सके। लेट मी टेल यू कि यहाँ पर कौन से बैक्टीरिया की बात हो रही है। आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा। ये बैक्टीरिया एक गुड बैक्टीरिया कंसीडर किया गया है, क्योंकि ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। हमारी एयर के अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन है, बट प्लांट्स उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो उनको कुछ तरीके चाहिए होते हैं जिससे उस नाइट्रोजन को फिक्स किया जा सके या किसी ऐसी फॉर्म में लाया जा सके कि प्लांट्स उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये उस नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देता है और प्लांट्स उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन कि ऑर्गेनिक मैटर इस बैक्टीरिया और फंगस को भी हैप्पी रखता है, ताकि वो अपने आप ही नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके सॉइल के अंदर। इसके बाद हमें देखना है सम डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप मैन्योर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि उसमें कितना अमाउंट का नाइट्रोजन और फॉस्फोरस या पोटेशियम होने वाला है। तो मैन्योर्स आर बल्की बट विद लो न्यूट्रिएंट कंटेंट। प्लांट्स की रिक्वायरमेंट कभी कभी बहुत ज़्यादा हो सकती है किसी न्यूट्रिएंट को लेकर, बट मैन्योर्स उस कंपैरेटिवली लो है। द न्यूट्रिएंट्स गेट रिलीज्ड स्लोली। दिस इज अनदर प्रॉब्लम कि न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे ही सॉइल के अंदर जाएंगे, उसको डीकम्पोज होने में टाइम लगने वाला है। Unable to fulfill high and rapid demand of nutrients required by improved high yielding hybrid varieties of crops. Now understand this, hybrid जो वेराइटी है सीड्स की, वो एक अच्छी वेराइटी क्रिएट की गई है सीड्स की बेसिकली, जिसमें सारे वो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो हम अपनी सीड के अंदर डालने वाले हैं। हाई यील्ड वेराइटी वाले सीड्स स्पेशली क्रिएट किए जाते हैं ताकि बहुत अच्छे से फार्मर्स की ग्रोथ हो सके, फार्मर्स के प्रोड्यूस की ग्रोथ हो सके। तो ऐसे HYV सीड्स आपने सुना होगा जो प्रोडक्शन को बहुत अच्छे से करेंगे, यानी कि हमारे पास स्पेशल ऐसे सीड्स आ गए हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, तो सिर्फ मैन्योर से तो काम नहीं चलने वाला है। देन दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, वही जो मैं आपको बता रही हूँ, दैट वी डोंट नो कि उसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा क्वांटिटी में। इसी को रिप्लेस करने के लिए आ गए थे फर्टिलाइजर्स, जो भी हम पढ़ेंगे। मैन्योर्स के टाइप्स देख लेते हैं पहले। एक तो हो गया फार्म यार्ड मैन्योर, जो कि एक तरीके से फार्म का वेस्ट है। इट इज़ अ डीकम्पोज मिक्सचर ऑफ कैटल एक्सक्रीटा, जैसे कि डंग एंड यूरिन एंड लिटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर फार्म के अंदर बहुत सारे ट्रीज हैं तो उनसे जो लीव्स गिर जाती हैं सॉइल के अंदर, डेड लीव्स या फिर डेड ब्रांचेस जो गिर जाती हैं, उसको हम फार्म लिटर बोल सकते हैं। अगर वहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल्स हैं तो दैट इज उनका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा, डंग और यूरिन, वो भी एक तरीके से फार्म यार्ड मैन्योर क्रिएट करने में हेल्प करेगा।
and leftover organic matter such as roughage and fodder. उस पर अगर पहले कोई क्रॉप ग्रो की हुई होगी तो उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती है। जैसे अगर मैं वीट की ही बात करूँ तो आपने वीट का प्लांट देखा होगा, उसमें हम वीट के सीड्स निकाल लेते हैं, बाकी जो भी उसकी स्टेम और लीव्स हैं वो ज़्यादा काम की नहीं होती है, वो एनिमल के फूड के लिए काम आ जाती है, जिसको हम फॉडर बोलते हैं। तो वो भी अगर हम मिक्स कर देंगे फिर से सॉइल के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स फिर से सॉइल के अंदर वापस आ जाते हैं। ये सारा वेस्ट मिलकर एक कैटेगरी बना देता है जिसको हम बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। फॉर एग्जाम्पल अब एक एस्टिमेट लगाया कि इसके अंदर कितना अमाउंट का न्यूट्रिशन हो सकता है, तो नाइट्रोजन हो गया 0.5%, फास्फोरस ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड होगा 0.2% और पोटेशियम ऑक्साइड होगा 0.5%। तो ये एक अमाउंट बनाया गया है, एक एवरेज निकाली गई है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे प्लांट्स को वो फार्म यार्ड मैन्योर में सिर्फ इतना परसेंट मिलते हैं, विच इज़ नॉट सफिशिएंट। देन हम बात करते हैं कंपोस्ट की। ये सारा किचन वेस्ट आपको दिख रहा होगा, ये एक बॉक्स के अंदर कंपोस्ट प्रिपेयर किया गया है, आप अपने घर पे भी इस कंपोस्ट को रेडी कर सकते हो। सो नाउ कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फार्म एंड टाउन रेफ्यूजी सच एज वेजिटेबल एंड एनिमल वेस्ट। तो वेजिटेबल वेस्ट जो भी हमारे किचन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पील होते हैं या फिर जो भी कुक्ड हमारे पास सामान बच गया है या रॉ मटेरियल्स बच गए हैं वो सारे कंपोस्ट के अंडर आ जाते हैं। Excreta of domestic animals, cattle, goat, sheep, horse, donkey, camel, all these things can together make a compost. एंड ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो। इसके बाद है वर्मी कंपोस्टिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपोस्ट के डिफरेंट टाइप्स है, तो वर्मी कंपोस्टिंग होता है कि ये सारा ऑर्गेनिक मैटर तो है बट इसमें हम फार्मर के बेस्ट फ्रेंड जिसको अर्थवॉर्म बोलते हैं उसका यूज कर रहे हैं फॉर डिकम्पोजिशन। तो अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं, ये जितना भी आपको ह्यूमस दिख रहा होगा इसके ऊपर वो डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, सारे न्यूट्रिशन को सॉइल के अंदर मिलाएंगे एंड सॉइल को लूज भी करेंगे। जैसे ये मूव करेंगे तो नीचे वाली सॉइल ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली सॉइल नीचे चल जाती है। तो जो साइकिल चल रही होगी अर्थवॉर्म्स की हेल्प से इसको वर्मी कंपोस्टिंग बोला जाता है। एंड अर्थवॉर्म इज फिजिकली एन एरेटर, अ क्रशर एंड अ मिक्सर। इट chemically degrades and biologically it is a stimulator of decomposition। So ये सारे फायदे हो गए, मिक्स भी कर रहा है सॉइल के साथ, क्रश भी कर रहा है, जो बड़ी सॉइल के ग्रैन्यूल्स होंगे या फिर जो सॉइल एक जगह इकट्ठी हो गई होगी उसको ब्रेक करने में हेल्प करेगा एंड इट विल स्टिमुलेट डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन यू ऑलरेडी नो, इसको मिट्टी में अच्छे से मिला देगा ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद आ जाता है ग्रीन मैन्योर। तो ग्रीन मैन्योर क्या होता है, ये ऑलरेडी ग्रोन क्रॉप्स हैं, हम इसको टेम्परेरी या थोड़े टाइम के लिए भी कभी कभी अपनी फील्ड के अंदर ग्रो कराते हैं। ये क्या करेंगे, सॉइल से न्यूट्रिशन ले लेंगे एंड जब हम इसको मिक्स कर देंगे, पूरा इन्होंने प्रोसेस कर लिया, फोटोसिंथेसिस कर लिया होगा, अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है, हम चाहते हैं वो फिर से सॉइल के अंदर मिक्स हो जाए, तो इस तरीके से हम ट्रैक्टर को रन कर देंगे अपनी फील्ड के ऊपर। अब ये जो आ गए हैं ना सॉइल के ऊपर, ये धीरे धीरे डिकम्पोज होंगे और सारा न्यूट्रिशन फिर से किसके अंदर आ जाएगा, सॉइल के अंदर आ जाएगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया है ग्रीन मैन्योर। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग इंक्लूड्स, फर्स्ट वी विल ग्रो, देन वी विल मल्च by plowing and mixing of green crops with soil। पहले हमने इसको ग्रो किया, फर्स्ट स्टेप था, फिर हमने इसको मल्च कर दिया या फिर प्लो कर दिया अपनी सॉइल के साथ। Why it will happen? To improve the physical structure and texture of soil and fertility of soil। A green manure crop supplies, now let's look at the advantages। ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को सॉइल के अंदर डाल देगा, ऑर्गेनिक मैटर भी जा ही रहा है, देन क्रम्ब स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल विल बी इम्प्रूव्ड। जो बड़े बड़े सॉइल एक साथ क्रम्बल्स बना लेते हैं, एक साथ मिक्स हो जाते हैं, एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं हमारी सॉइल का टेक्सचर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, उसको करने के लिए भी इसमें हेल्प होगी। देन इट टेंड्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इरोजन, सॉइल इरोजन भी नहीं होगी। These are certain benefits given by green manure जो इस तरीके से फार्मर्स अपनी फील्ड के अंदर करते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजर्स, आपको मैंने बताया है कि फर्टिलाइजर्स जो है वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है, एक तरीके से मैन्योर्स की कमियों को पूरा कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को ही प्रोवाइड करते हैं। ये पर्टिकुलरली 3 न्यूट्रिएंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिच होने वाले हैं, नाइट्रोजन,
P फॉर फॉस्फोरस एंड K इज पोटेशियम। तो इन तीनों में रिच होंगे फर्टिलाइजर्स, बट दीज आर एक्चुअली केमिकल्स। ये आपको मार्केट से या फैक्ट्री से जाकर लाने होंगे अपनी सॉइल के अंदर डालने के लिए। सबसे पहले आ गए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, मतलब वो केमिकल्स जिनके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने वाला है। दे सप्लाई द मैक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन। यूरिया इसका एग्जाम्पल है, और ये आपको दिख रहा होगा अमोनियम सल्फेट का पैकेट है। ये एक फर्टिलाइजर है जो फार्मर्स अपनी फील्ड के अंदर डाल देंगे ताकि क्रॉप्स को नाइट्रोजन बहुत अच्छे से मिल सके। उसके बाद दूसरा है फॉस्फोरस फर्टिलाइजर। तो ये वाला फर्टिलाइजर लाया जाएगा और सॉइल के अंदर डाल दिया जाएगा ताकि फॉस्फोरस की कमी ना हो। इसका नाम है सुपर फॉस्फेट। देन वी हैव अनदर न्यूट्रिएंट यानी कि पोटेशियम फर्टिलाइजर। इससे इंश्योर किया जाएगा कि पोटेशियम की कमी ना हो। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम नाइट्रेट ऐड किया जाता है सॉइल के अंदर। सो दीज वर द फर्टिलाइजर्स जो हम मार्केट से लाकर अपनी सॉइल के अंदर डाल देते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का भी एक टाइप होता है। अभी हम इंडिविजुअल पढ़ रहे थे ना, नाइट्रोजन अलग, फॉस्फोरस अलग और पोटेशियम अलग। अब अगर हम न्यूट्रिएंट्स को मिक्स कर दे और एक साथ अपनी सॉइल के अंदर डाल दे तो वो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के अंदर आ जाएगा। जैसे कि आ गया नाइट्रोजन, देन इट इज फॉस्फोरस ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी सॉइल के अंदर डालते हैं ताकि न्यूट्रिएंट की कमी सॉइल के अंदर ना हो। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो आई एम श्योर आप खुद ये टेबल बना सकते हो। सबसे पहले तो आपको पता है मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस है और फर्टिलाइजर ह्यूमन मेड, और हम केमिकल सब्सटेंस भी बोल सकते हैं इसको। ये स्मॉल अमाउंट्स, इसके अंदर एक्चुअली स्मॉल अमाउंट का नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होगा, जो कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये नेचुरल तरीका था बट हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितने अमाउंट में कौन सा न्यूट्रिएंट होने वाला है। बट फर्टिलाइजर्स की बात करें तो हम मार्केट से उसको खरीद के लाए हैं, उसको खुद हमने बनाया है, तो वी विल नो कि नाइट्रोजन कितना जा रहा है, फॉस्फोरस और पोटेशियम कितना जा रहा है। उसके बाद है अ मैन्योर एड्स ग्रेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल। फर्टिलाइजर कोई ह्यूमस ऐड नहीं करता, ये तो केमिकल है जो हम डाल देंगे। उसके बाद इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। आपको ऑलरेडी ये पता है कौन सा न्यूट्रिएंट मैन्योर में सबसे ज़्यादा जा रहा है, हमें नहीं पता। बट फर्टिलाइजर्स में हमें पता है कि नाइट्रोजन हमने डाला है या फॉस्फोरस हमने डाला है या पोटेशियम हमने डाला है। देन मैन्योर एक चीप तरीका है एंड इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन होम्स। घर पे भी इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। बट फर्टिलाइजर्स कॉस्टली भी होते हैं और हमें मार्केट से लाने होते हैं हमारी फील्ड्स के अंदर डालने के लिए। नेक्स्ट इज इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है फील्ड्स या क्रॉप को पानी देना। अब इरिगेशन एक तो नेचुरल तरीके से हो रहा होगा रेनी सीजन के टाइम पे, यानी कि नेचुरली रेन का जो वाटर होगा वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगी। बट क्या हम पूरे साल सिर्फ और सिर्फ रेन का वेट करते हैं अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए? सो नो, इरिगेशन कैन बी डन नेचुरली और मैन्युअली ऑल्सो। मतलब हमने कुछ ऐसे तरीके बनाए हैं जिससे हम सॉइल को पानी दे सके। उसी प्रोसेस को इरिगेशन बोलते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स बाय मीन्स ऑफ कैनाल्स, वेल्स, रिजर्वियर। ये हम एक एक करके देखेंगे कि क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। तो जो क्रॉप प्लांट्स के अंदर हम पानी डालने वाले हैं उनके अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स यानी कि जो भी ज़रूरत वाले एलिमेंट्स हैं वो जाने चाहिए। दूसरा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड सफिशिएंट मॉइस्चर। अगर हमारी सॉइल के अंदर मॉइस्चर नहीं होगा तो जो सीड है वो ड्राई रह जाएगा, तो हम ड्राई सीड को थोड़ी ग्रो करेंगे। इसलिए हमें सॉइल को मॉइस्ट करना ज़रूरी है, पानी डालना ज़रूरी है। देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एरियल ब्रांचेस, यानी कि हम चाहेंगे हमारा प्लांट लंबा ग्रो करे और सारा का सारा न्यूट्रिएंट उसके अंदर पहुंच पाए। दैट इज़ पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ वाटर। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ एलिमेंट्स। दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट। प्लांट्स डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो जो न्यूट्रिएंट्स वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं प्लांट्स उनको बहुत ईजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई वी से इरिगेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो इरिगेशन की हेल्प से कल्टीवेशन पूरे साल में किसी भी टाइम किया जा सकता है। हमें बारिश का या मॉनसून सीजन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डेजर्ट एरियाज़ की बात करें तो जो इरिगेशन वाटर होगा उसकी हेल्प से सॉइल के अंदर जो सैलिनिटी होगी वो मेंटेन रहेगी। एक्चुअली जो सॉइल होती है दैट इज़ बेसिक, उसके अंदर बहुत सारे ना सॉल्ट्स होते हैं।
हम चाहेंगे कि हमारी सॉइल जो है वो क्रॉप के अकॉर्डिंग अपना पीएच लेवल सेट कर सके। तो हम उस पीएच लेवल को भी बैलेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। ऑल्सो जो डैम्स हम बनाते हैं, आगे जाकर हम देखेंगे इरिगेशन करने के लिए ना डैम्स बनाए गए हैं जिसमें पानी को स्टोर करके रखा जाता है ताकि जब भी रिक्वायरमेंट हो उसको फील्ड्स के अंदर डाला जा सके। सो डैम्स बनाने की हेल्प से हम कंट्रोल कर चुके हैं फ्लड को। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हमने वहाँ पर सेट कर दी है जिससे हम पानी के फ्लो से बिजली बना सकते हैं। सो दीज आर सर्टेन अदर एडवांटेजेस जो इरिगेशन की हेल्प से आए हैं। नाउ लेट्स लुक एट डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन कि हम किस तरीके से इरिगेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों कैनाल सिस्टम, जिसमें हम कैनाल की हेल्प से पानी प्रोवाइड कर सकते हैं फील्ड के अंदर। जैसे अगर आप ये देखोगे एक स्टोरेज सी की हुई है और ये फील्ड के अंदर यहाँ पर पाइप्स लगा दिए गए, इससे डायरेक्टली पानी फील्ड्स के अंदर जा सकता है। इसके बाद है, अब ये तरीका हर जगह काम नहीं कर सकता, हर जगह तो रिवर नहीं होगी आसपास, तो टैंक्स एक तरीके के स्टोरेज हो गया जहाँ पे हम पानी स्टोर करके रखेंगे और फील्ड्स के अंदर डाल देंगे। These are small storage reservoirs which catch and store the run of smaller catchment areas। जहाँ पर एक्चुअली रिवर्स वगैरह का सोर्स नहीं होता, वहाँ पर हम टैंक्स इकट्ठे कर लेते हैं और उसके अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीके का टैंक हो गया, ये भी एक तरीके का टैंक हो गया जो पानी को स्टोर करके रख रहा है। इसके बाद आ जाते हैं वेल्स, कुआं, जिसको जो आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। दो तरीके के वेल्स होते हैं। जो ये पुराना वाला तरीका है ना, इसको डग वेल बोलते हैं। वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर भी इसके अंदर आ सकता है या फिर जब पानी बारिशें होंगी तो भी ये वेल्स जो होते हैं वो भर जाते हैं। दीज डग वेल्स हैव देयर बेस बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल। अब ये वाला जो डग वेल है वो इतना डीप होगा कि ग्राउंड वाटर इसके अंदर आ सकता है। हम उस ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं हमारी सॉइल के अंदर डालने के लिए। अभी ग्राउंड वाटर बहुत रिच सोर्स होने वाला है। ग्राउंड वाटर कैसे बनता है एक्चुअली, जब भी रेन आती है तो पानी डीप इन द लेयर्स ऑफ सॉइल जाकर ही तो स्टोर हो जाता है, जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। उसी ग्राउंड वाटर का यूज़ हम हमारी सॉइल के अंदर कर रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन। उसके बाद ट्यूबवेल्स किस तरीके से होते हैं, हमने एक टैप को लगा दिया, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा बट हमें इसको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। टैप से अपने आप पानी बाहर आएगा। जो हैंड पंप वगैरह भी होता है ना, उसमें भी कुछ इसी तरीके का सिस्टम होता है। A tube well can tap water from the deeper strata मतलब layers. From these wells water is lifted by diesel और electricity run pump। मतलब हमें एक पंप लगाना होगा जिसकी हेल्प से पानी अपने आप ग्राउंड वाटर वाला ऊपर की साइड आ सकता है। हमें बाल्टियों से या फिर मैनुअली ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक पंप लगाया हुआ है जिससे पानी अपने आप ऊपर आ सकता है। तो डग वेल्स इसको बोलते हैं और ट्यूब वेल्स आपको समझ आया होगा जिसमें हम इस तरीके से टैप लगा देते हैं। इसके बाद जो दूसरा तरीका है दैट इज रिवर लिफ्ट सिस्टम। इट इज़ मोर यूजफुल इन दोज एरियाज वेयर कैनाल फ्लो इज इनसफिशिएंट। जो सबसे पहले हमने कैनाल फ्लो पढ़ा था, जहाँ वो नहीं पूर्ति कर पाएगा वहाँ पर हम ये सिस्टम लगा देते हैं, रिवर लिफ्ट सिस्टम बोलते हैं इसको। In this system water is directly drawn from the rivers for supplementing irrigation। इसमें हम रिवर का पानी डायरेक्टली हमारी फील्ड्स के अंदर डाल देते हैं। अब जब कैनाल्स में क्या कर रहे थे, रिवर का वाटर एक जगह कलेक्ट हो रहा था या फिर रिवर की जो स्ट्रीम्स थी वहाँ पे हमने कैनाल बना दिए थे और उस वाटर को हम यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर हम डायरेक्टली रिवर का वाटर यूज़ करते हैं हमारी फील्ड्स के अंदर डालने के लिए। एक बहुत अच्छा सिस्टम जिसको सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है दैट इज़ ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। ये क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है इसमें क्या डिफरेंसेस है। सो ड्रिप सिस्टम वर्ड ही इस तरीके से बनाया गया है। हम इस तरीके से पाइप पूरी फील्ड के अंदर लगा देते हैं और उसमें छोटे छोटे होल्स या गैप्स होते हैं। ऐसे ड्रिप करते हुए हर एक क्रॉप के ऊपर पानी जा रहा होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज ड्रिप सिस्टम, जो फार्मर्स अपनी फील्ड में लगा देते हैं ताकि कोई भी क्रॉप पानी से रिटार्डेड ना रह जाए। उसके बाद एक और सिस्टम है स्प्रिंकलर सिस्टम, जो आपने सुना होगा। इस तरीके से स्प्रिंकलर्स देखे होंगे फार्म्स में। अब वो पाइप से ही अटैच होते हैं। जब भी पंप को रन किया जाता है तो ये स्प्रिंकल की जो नोजल है वो घूमते हैं फील्ड्स के अंदर और हर जगह पानी को प्रोवाइड कर देते हैं। सारे कोशिश यही रहती है कि सारे के सारे जो क्रॉप्स हैं उनको पानी मिल सके। मैन्युअली एक एक प्लांट को पानी देना तो बहुत ही मुश्किल है। अगर हम इन दोनों में से कंपेयर करें कि किस में ज़्यादा पानी या फिर किस चीज़ के अंदर हर एक क्रॉप को पानी मिल सकता है, तो ड्रिप सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें हर एक क्रॉप को इंडिविजुअली पानी मिल सकता है।
ये स्लो ज़रूर है बट ज़्यादा एफिशिएंट मेथड होगा एज कम्पेयर टू स्प्रिंकलर सिस्टम। अब हमें पढ़ना है क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम छोटे से पीस होगा जो लैंड का, उससे मैक्सिमम बेनिफिट ऑब्टेन कर सकते हैं। उसमें हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो सबसे ज़्यादा आएगा, हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको हम डिसीज से भी बचा सकते हैं। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके जो कि इसके टाइप्स पर डिपेंड करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न। सबसे पहला है मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसका मतलब क्या होता है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप सेम ही लैंड पर एक साथ ग्रो कर सकते हैं, और ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें वो कॉम्बिनेशन यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम वीट और मस्टर्ड को एक साथ हमारी फील्ड पर ग्रो करते हैं। बार्ली या फिर चिकपी, वीट या फिर चिकपी, इनको भी आपस में ग्रो कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। कभी आपने देखी होंगी ऐसी फील्ड्स कि यहाँ पर दूसरा क्रॉप ग्रो कर रहा है और साथ में दूसरा क्रॉप ग्रो कर रहा है। 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन भी हम इसके अंदर ले सकते हैं। ये था मिक्स क्रॉपिंग। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? जो क्रॉप फेलियर के चांसेस होंगे, यानी कि जो प्रोडक्शन आया है, मान लो अगर हम एक ही कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई न्यूट्रिएंट की कमी रह जाती है या फिर कोई भी उसके अंदर इंसेक्ट लग जाता है, तो पूरी की पूरी फील्ड को डैमेज कर देगा। बट अगर हम मिक्स क्रॉपिंग करेंगे तो हो सकता है हमारा हाफ लैंड या फिर एक ही क्रॉप उससे इफेक्ट हो, बाकी की क्रॉप सेव हो जाए। तो इस तरीके से हम मिक्स क्रॉपिंग को करते हैं। जो क्रॉप फेलियर के चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। फार्मर्स टेंड टू हार्वेस्ट अ वेराइटी ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस सच एज सेरल, pulses or vegetables or fodder to meet the various requirements of family for an agricultural farm। तो जो फार्मर्स होते हैं वो अपने कमर्शियल लेवल पर भी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मिक्स क्रॉपिंग का यूज़ करते हैं, जिसमें अलग अलग क्रॉप्स को सेम फील्ड पर ग्रो किया जाता है। Next point, there is due to complementary effect of component crops, yields of both crops is increased, for example wheat and gram। Now complementary effect as in कि ये पेयर एक साथ ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छे से काम करेगा। So हम इनको पहले हमें देखना होगा, हम किसी भी क्रॉप्स को एक साथ ग्रो नहीं कर सकते जो एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि फार्मर को मैक्सिमम बेनिफिट हो, वही वाले क्रॉप्स इसमें ग्रो किए जाते हैं। Fertility of the soil is improved by growing 2 crops simultaneously। Let's say हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वीट को नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए और ग्राम को फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे केस में अगर हम सिर्फ नाइट्रोजन वाले वीट को कंटिन्यूसली हमारी फील्ड पर ग्रो कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी सॉइल के अंदर सारा नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा। बट अगर हम दोनों को एक साथ ग्रो करेंगे तो एक बैलेंस बना रहेगा कि सारा नाइट्रोजन भी हमारी फील्ड से ख़त्म नहीं हो रहा और सारा का सारा फॉस्फोरस भी हमारी फील्ड से ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसलिए भी टाइम टू टाइम फार्मर्स जो है वो मिक्स क्रॉपिंग करते रहते हैं। देन चांसेस ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन आर ग्रेटली रिड्यूस्ड। अगर यहाँ पर जैसे हमने हमारी फील्ड के अंदर अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा था, ये क्रॉप्स है, अगर यहाँ से कोई पेस्ट फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है तो वो सिर्फ इसी रो को डैमेज करेगा, इस वाली रो तक नहीं आएगा। बहुत बार ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को ही इन्फेक्ट ज़्यादा करते हैं, तो इसको इन्फेक्ट करेगा, ये वाली क्रॉप सेव हो जाएगी। अब इस गैप की वजह से वो बहुत जल्दी आगे वाली रोज में नहीं फैलेगा और कोई ना कोई तरीके से पूरी क्रॉप को सेव किया जा सकता है। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करते हुए हम पूरे बड़े लेवल के प्रोडक्शन को बचा सकते हैं। सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इंटर क्रॉपिंग। ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स सेम ही फील्ड में पर्टिकुलर रोज में ग्रो कर दिए जाते हैं, राइट। एंड इनका एम क्या होता है बेसिकली कि हम प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया बढ़ा सके। इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन अ सेम फील्ड इन डेफिनाइट रोज एंड पैटर्न। आप इसमें ध्यान रखेंगे कि रो और एक किसी पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर चीज़ों को ग्रो किया जाता है। मिक्स क्रॉपिंग में हम कोई पैटर्न या फिर रो को फॉलो नहीं कर रहे थे। इट इज़ मेक्स अ बेटर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सनलाइट, लैंड और वाटर का कंजम्पशन बहुत अच्छे से होगा। सॉइल इरोजन जो है उसको हम सेव कर सकते हैं। सिंस द सीड्स ऑफ द 2 क्रॉप्स आर नॉट मिक्स्ड बिफोर सोइंग, फर्टिलाइजर्स कैन बी एडेड एज पर द नीड ऑफ द क्रॉप्स। तो इसके अंदर हम सोइंग से पहले सीड्स को मिक्स नहीं करते, बाद में हमने सीड्स को मिक्स किया है। मिक्स किया हमने सीधा रोज में सीड्स को डाला है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग के अंदर ना हम सीड्स को पहले ही मिक्स कर देते हैं और फिर हमारी फील्ड के अंदर डालते हैं, वेराज इन इंटर क्रॉपिंग जो हमने सीड्स को डाला है
अलग अलग रोज में हम सीड्स को डाल रहे हैं इंटेंशनली। हम फिक्स कर देते हैं कि ये वाली रो जो है वो वीट की होगी और नेक्स्ट वाली जो रो है वो ग्राम की होगी। देन द डिफरेंट क्रॉप्स कैन बी हार्वेस्टेड एंड थ्रेश्ड सेपरेटली। अब हर क्रॉप सेम टाइम पे तो वापस नहीं हार्वेस्ट होने वाली है, तो हमें ब्रेक मिल जाता है और उस तरीके से हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स भी हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब डालेंगे हमारी फील्ड के अंदर, क्योंकि हमारे पास अलग वैरायटी है, तो ज़रूरी नहीं है दोनों ही क्रॉप्स को सेम अमाउंट का फर्टिलाइजर की ज़रूरत हो। किसी को ज़्यादा होगी तो किसी को कम होगी, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इससे बची रहेगी। द प्रोड्यूस ऑफ ईच क्रॉप कैन बी मार्केटेड एंड कंज्यूम्ड सेपरेटली। अब फार्मर को दो जगह बेनिफिट होगा। उसके पास पहले सिर्फ और सिर्फ वीट था, तो अब उसके पास वेराइटी आ गई है वीट की भी और ग्राम की भी। So these are certain examples। मिक्स क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग का मेन डिफरेंस यही है कि मिक्स क्रॉपिंग के अंदर हम सीड्स को पहले ही मिक्स करके फील्ड के अंदर डालते हैं, एंड इंटरक्रॉपिंग के अंदर हम रोज डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम हमारी सीड्स को सो करते हैं। देन आ जाता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान सक्सेशन। मतलब पहले हमने डिसाइड कर लिया कि हम 2 टाइम वीट को ग्रो करेंगे, फिर सेम लैंड के ऊपर हम कोई और क्रॉप लाकर ग्रो करेंगे। इसके फ़ायदे क्या होने वाले हैं कि अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि वीट का फेवरेट फूड नाइट्रोजन है, तो बार बार नाइट्रोजन वो यूज़ नहीं करेगा। अब हम ले आए हैं दूसरा कोई क्रॉप, हो सकता है उसका फूड कुछ और हो। अगर सेम ही क्रॉप को सेम लैंड पर ग्रो करते रहेंगे तो एक टाइम बाद वो जो फेवरेट फूड है उसका वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारा मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद भी उसकी कमी पूरी नहीं होगी। सो दैट इज़ वाई क्रॉपिंग पैटर्न जो है इसके अंदर वो बहुत हेल्प करता है। क्रॉप रोटेशन इस चीज़ में सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। इट कंट्रोल्स पेस्ट एंड वीड ऑल्सो। इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स। पहले वाली जो क्रॉप थी उसके अंदर जो फर्टिलाइजर्स थे, मान लो ये जो हमारे पास ग्रीन लीफ की क्रॉप है, इसमें फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट अलग होगी, और जो बाद में ग्रो कर रहे हैं हम कैरेट और रेडिश, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग होगी। तो फर्टिलाइजर्स का भी एक बैलेंस बना रहता है। उसके बाद देख लेते हैं, सेवरल क्रॉप्स में बी ग्रोन इन सक्सेशन विद ओनली वन सॉइल प्रिपरेशन। एक बार सॉइल को प्रिपेयर कर लेंगे फिर हमारी सॉइल लंबे टाइम तक चल सकती है। लैंड इज प्लॉट फॉर मेज स्टबल्स विच रिटेन न्यूट्रिएंट्स इज लेफ्ट ऑन द लैंड फॉर वीट। अब मेज अगर हमने ग्रो कर ली है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स रह गए थे वो बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं वीट के लिए। सो दीज आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न जो फार्मर्स अपनी फील्ड के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट या फिर क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। हम इससे पहले क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को ख़त्म कर चुके हैं कि किस तरीके से हम सीड्स की क्वालिटी को देखते हुए हमें सॉइल के न्यूट्रिशन को मेंटेन कैसे करना है, इरिगेशन के कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम सॉइल को कभी भी बिना मॉइस्चर के नहीं रखेंगे। नाउ द क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट, मतलब कि हम सीड्स किस क्वालिटी के लाएं जिससे प्रोडक्शन बहुत अच्छे से आए। ऑफ कोर्स देयर आर एग्जिस्टिंग गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड देयर आर पुअर क्वालिटी ऑफ सीड्स। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अलग अलग ग्रुप्स के प्लांट्स के सीड्स को मिक्स करते हैं एंड नया एक सीड बनाते हैं। तो ये सारा जेनेटिकली काम किया जाता है, यानी कि जीन्स को मिक्स किया जाता है। मान लो कोई एक ऐसा क्रॉप है जिसकी स्टेम बहुत अच्छी आती है और उसके सीड्स काफ़ी थिक होने वाले, तो ये एक डिज़ायर्ड कैरेक्टर हो गया जो मैं चाहूँगी कि मेरी फील्ड्स के अंदर भी हो, क्योंकि मेरे पास ना डोमेस्टिक एनिमल्स भी होने वाले हैं। अब जब ये सीड्स को मैं रिमूव कर दूंगी तो ये लंबी वाली स्टेम खाना बन जाएगी मेरे डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, तो ये मुझे एक फ़ायदा हो गया, राइट। ये मेरे डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद एक दूसरा प्लांट है जिसके सीड्स के ऊपर बिल्कुल भी इंसेक्ट्स लगते ही नहीं है, इंसेक्ट्स इसको खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, या इसके अंदर एक ऐसा जीन है जो इंसेक्ट को दूर भगा रहा है। इंसेक्ट अगर इस पर फीड करने की कोशिश करता है तो वो मर जाता है। अब मैं चाहूँगी मेरी जो क्रॉप है उसके अंदर ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी हों और ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी हों। जब मैं दोनों सीड्स को मिक्स करके, इनकी क्वालिटीज़ को मिक्स करके नया सीड बनाऊंगी ना, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड सीड्स या फिर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हम क्रॉप की वेराइटी को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो है द आर्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग वैल्यूएबल ट्रेट्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग देम इनटू फ्यूचर जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लांट ब्रीडिंग। अब हर एक फार्मर को अपने अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना है कि उनके अंदर वो अपनी फील्ड के अंदर या सीड्स के अंदर
कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एक बताया ना कि मैं चाहूँगी कि मेरे पास डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, तो मेरे पास जो फील्ड ग्रो हो रही है उसमें से खाना भी उनके लिए पूरा हो जाए, मेरे को मार्केट से अलग से उनके लिए फॉडर नहीं लाना। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होंगे या कुछ फार्मर्स चाहेंगे, उनके पास कोई डोमेस्टिक एनिमल नहीं है, अब जितना टॉल प्लांट होगा वो उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन सॉइल से सक करेगा। अब कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जो चाहते हैं कि हाइट जो है प्लांट की वो छोटी ही हो, सीड्स बेशक हेल्दी हो बट हाइट जो स्टेम की एक्स्ट्रा ग्रो हो रही है वो नहीं चाहिए उनको, तो ये उनका डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक हो गया। कुछ फार्मर्स चाहेंगे स्टेम बहुत ज़्यादा हो और कुछ फार्मर्स चाहेंगे कि स्टेम छोटी हो। सो ऐसे आपको समझना है कि व्हाट आर दीज डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो फार्मर टू फार्मर डिपेंड करता है। उसके बाद हर एक फार्मर जो चीज़ चाहेगा कि डिसीज़ ना लगे उसकी जो भी फील्ड है उसके अंदर, तो डिसीज़ रेजिस्टेंस प्लांट्स या डिसीज़ रेजिस्टेंट सीड्स भी मार्केट में आते हैं, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हम उनको बोल देते हैं। चलिए उतना डीप में हमें नहीं जाना है। क्रॉप वेराइटी की बात कर रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले वो ट्रेड्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है जो फार्मर अपनी फील्ड के अंदर चाहता है। जैसे मैंने पहचान लिया कि मुझे टॉल स्टेम वाला वीट प्लांट चाहिए, किसी और ने पहचान लिया कि उनको शॉर्ट स्टेम वाला सीड प्लांट चाहिए। उसके बाद है व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी हेल्प से हम वेराइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट इज गुड एंड हेल्दी सीड्स, ऑफ कोर्स अच्छे सीड्स लाओगे तो ग्रोथ भी अच्छी होगी। हाइब्रिडाइजेशन, जो मैंने अभी आपको समझाया कि हाइब्रिड सीड्स आते हैं मार्केट के अंदर, वो लाने से भी प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट इज नीड्स फॉर हायर क्रॉप यील्ड, तो हायर यील्ड की रिक्वायरमेंट ही क्यों है, ताकि सबकी डिमांड्स पूरी हो सके। हर एक मार्केट के अंदर हमें इजीली वेजिटेबल, फ्रूट्स, फॉडर मिल जाता है बिकॉज प्रोडक्शन जो है वो लार्ज लेवल पर किया जाता है। सेकेंड इज इम्प्रूव्ड क्वालिटी, हम ऐसे सीड्स चाहेंगे ना, अगर हम ऑयल सीड्स की बात करें तो हम चाहेंगे उसमें बहुत सारा ऑयल निकले। दूसरा, अगर हम वीट की बात कर रहे हैं तो उन सीड्स की बेकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि हर एक क्रॉप की एक अलग अलग खास बात होने वाली है। पल्सेस प्रोटीन्स के लिए जाने जाते हैं, तो प्रोटीन का जो अमाउंट है उन सीड्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो। ऑयल का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया। प्रिजर्विंग क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हम चाहेंगे कि ज़्यादा टाइम तक वो चल सके, उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो। तो ये कुछ डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। बेटर सीड्स के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हमें मिल जाएंगी, पुअर सीड्स के अंदर ये क्वालिटीज़ हमें नहीं मिलेंगी। देन इज बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, यानी कि रेजिस्टेंस मतलब रोकना, प्रोटेक्शन एक तरीके से। तो ऐसे सीड्स जो खुद को बचा सके, नॉन लिविंग रेजिस्टेंस से भी और बायोटिक रेजिस्टेंस से भी। कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इन सीड्स की ग्रोथ के अंदर हिंड्रेंस लाते हैं, प्रॉब्लम लाते हैं, तो उनसे अगर बच रहे हैं सीड्स तो वो बेस्ट क्वालिटी के सीड्स हो गए। अंडर डिफरेंट सिचुएशंस क्रॉप सफर्स ड्यू टू बायोटिक स्ट्रेसेस, डिसीज लग जाता है क्रॉप के अंदर, इंसेक्ट्स या फिर निमाटोड्स जैसी चीज़ें आकर उनको ख़राब कर देती है। एबायोटिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, सूखा पड़ सकता है, सैलिनिटी मतलब सॉइल जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स आ सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो सकती है, तो उससे भी प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। देन इज वाटर लॉगिंग, पानी का रुक जाना फील्ड के अंदर, ज़्यादा हीट से, ज़्यादा कोल्ड से, फ्रॉस्ट से भी क्रॉप्स खराब हो सकते हैं। So, if we develop crop varieties which are resistant to these stresses, ऐसे सीड्स आ गए मार्केट में जिनके ऊपर इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, so that will be considered as a good quality। और यही तो हमारा एम है यहाँ पर क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट के अंदर। हमें क्या पढ़ना है, ऐसे सीड्स हो जिनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हो कि हम छोटे से लैंड पर ग्रो कर रहे हैं, प्रोडक्शन बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन आ रहा है, कमी नहीं पड़ रही है। उसके बाद इम्प्रूव्ड क्वालिटी, जिस चीज़ के लिए वो क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं वो अपना काम बहुत अच्छे से करे एंड उनके ऊपर इन सारी चीज़ों का फ़र्क भी ना पड़े। अगर सूखा पड़ रहा है या फिर अगर हीट बहुत ज़्यादा हो गई है, इंसेक्ट्स आ रहे हैं फील्ड के अंदर, तो अपने आप को बचा सके। ऐसे सीड्स क्रिएट करना इज नोन एज क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज, जो मैं भी आपको बायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बता रही थी, आगे जाके हम टर्म यूज़ करने वाले हैं बहुत कॉमनली, पेस्ट। पेस्ट का मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनिजम्स जो सीड्स को या फिर क्रॉप को बहुत ज़्यादा लेवल पर हार्म कर सकते हैं। इसके अंदर ये सारे इंसेक्ट्स आते हैं एंड ही इज़ द पर्सन जो एक बॉक्स यहाँ पर लेकर
खड़ा हुआ है एंड ये एक स्प्रिंकलर है उसके हाथ में जो वो फील्ड्स के अंदर डालने वाला है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या क्वालिटीज़ होती है या फिर पेस्ट क्या होता है। बहुत सारे तरीके यूज़ किए गए हैं जिससे इंसेक्ट्स को मारा जाता है फील्ड के अंदर ताकि डिसीज़ ना लगे हमारे प्लांट्स को। उसके लिए कुछ तरीका है कि हम एक रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हमारा बीज ही इतना अच्छा है कि उसके अंदर कोई भी पेस्ट अटैक नहीं कर सकता। हम ऑप्टिमम टाइम स्टार्ट करेंगे सोइंग के लिए, यानी कि जिस टाइम आप सीड को सॉइल के अंदर डाल रहे हो आपको बेस्ट टाइम चूज करना है जिस टाइम वो खराब ना हो। क्रॉप रोटेशन और मल्टीपल क्रॉपिंग जो पैटर्न्स हम पढ़ के आए हैं उससे भी वैरायटी पर फर्क पड़ता है। क्लीन कल्टीवेशन, यानी कि कुछ भी इंसेक्ट्स या पेस्टिसाइड से हम उसको बचा सके। समर प्लोइंग, गर्मियों के टाइम पे ज़्यादातर जो सीड्स ग्रो करते हैं हम वो लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी वैरायटी वाले सीड्स आते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्रॉप की वैरायटी बहुत अच्छी हो तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों से हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। इसलिए हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिसको बोलते हैं पेस्ट। पेस्ट is any destructive organism which causes great economic loss by destroying crop plants or products obtained from them. पेस्ट वो सारे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को बोल सकते हैं जो हमारी क्रॉप को हार्म करें। कुछ भी इंसेक्ट्स जैसे कि रॉडेंट्स की जितनी भी वैरायटी होती है वो हमारी क्रॉप के अंदर घुस जाती है और सारी प्रोडक्शन को हार्म कर सकती है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं, पेस्ट बोल देते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें हमारी क्रॉप को पेस्ट से बचाना। तो सबसे पहले तो हमने सो कर दिया था सीड्स को, अच्छी क्वालिटी के सीड्स लाए थे, उसके बाद हमने पानी दिया एंड पूरा जब तक वो राइपिंग टाइम चल रहा होता है ना तब तक हमें पेस्ट से हमारे क्रॉप्स को बचाना होता है। There are various methods by which insects and diseases can be controlled and one of the most common and effective method is use of pesticides। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा कॉमन यूज तरीका है पेस्टिसाइड्स और बायोसाइड्स का यूज़। पेस्टिसाइड्स वो दवाइयाँ या केमिकल्स हैं जो पेस्ट को मार देते हैं और हमारे क्रॉप को बचा लेते हैं। अब यहाँ पर जो टर्म लिखी है बायोसाइड्स, वो वाले प्रोडक्ट्स जो ऑर्गेनिक तरीके से पेस्ट को किल कर रहे हैं या हमारी क्रॉप को बचा रहे हैं। उसके बाद देखो इंसेक्टिसाइड्स, वो केमिकल्स जो इंसेक्ट को किल करें। वीडीसाइड्स वीड को रिमूव करने वाले केमिकल्स होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद है फंजीसाइड्स, फंगस बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है क्रॉप को, तो उससे बचाने के लिए जो केमिकल्स यूज होंगे उसका नाम क्या हो गया, फंजीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, यू ऑलरेडी नो। इन केमिकल्स को यूज़ करने के अलावा और भी कुछ तरीके हैं जिससे हम पेस्ट से हमारी क्रॉप को बचा सकते हैं। दूसरा तरीका है यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट्स। अभी मैंने आपको हाइब्रिड सीड्स का मतलब बताया था, तो उनके अंदर ही कुछ ऐसे जीन्स होंगे जो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऐसे हार्मफुल पेस्ट से। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग द क्रॉप्स, यानी कि जो सोइंग का सीजन या टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम पेस्ट से हमारी क्रॉप को बचा सकते हैं या नहीं। देन क्रॉप रोटेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग से भी हम पेस्ट से हमारी क्रॉप को सेव कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन में या मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर हम बहुत सारे क्रॉप सेम फील्ड पर डाल रहे थे, तो अगर कोई पेस्ट आ रहा है तो हो सकता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्रॉप को हार्म कर रहा हो, बाकी सारी क्रॉप्स तो बच जाएंगी, तो फार्मर्स का ओवरऑल लॉस नहीं होगा। देन इज क्लीन कल्टीवेशन। अगेन क्लीन कल्टीवेशन की हम प्रॉपर तरीके से सारे स्टेप्स को फॉलो करें। उसके बाद है समर प्लोइंग। समर प्लोइंग क्या होता है कि समर के टाइम पे हम अपनी सॉइल को रेडी कर रहे हैं, तो वो परफेक्ट टाइम होगा जब ये सारे पेस्ट से हम हमारी क्रॉप को बचा सकते हैं। उसके बाद है वीड कंट्रोल। जितना ज़रूरी पेस्ट से हमारी क्रॉप को बचाना है ना, उतना इंपॉर्टेंट वीड से बचाना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि वीड्स होते क्या हैं? ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो अपने आप ही हमारी फील्ड के अंदर ग्रो करने लग जाते हैं, मतलब हमारे कंट्रोल के बिना। अब इसका नुकसान क्या है आप सोच रहे होंगे, ये भी तो न्यूट्रिशन टेक कर रहे होंगे सॉइल में से, तो हम चाहेंगे कि वो न्यूट्रिशन हमारी मेन क्रॉप को मिले, ना कि अनवांटेड प्लांट्स को जिसका कोई यूज ही नहीं होने वाला है फार्मर्स को। तो ऐसे प्लांट्स को हम वीड्स बोलते हैं। इससे भी फार्मर्स को बचाना होता है मेन क्रॉप को। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टिवेटेड फील्ड्स। वीड्स टेंड टू कम्पीट विद द क्रॉप्स फॉर फूड, यानी कि मेन क्रॉप से फूड के लिए कंपटीशन हो जाता है। अगर सिर्फ मेन क्रॉप रहेगी तो सारा न्यूट्रिशन उसको ही मिलेगा। अगर वीड्स भी साथ साथ ग्रो कर रही हैं
तो जो भी फूड है या न्यूट्रिशन है वो दोनों में डिवाइड होगा। सो इसीलिए फार्मर्स चाहेंगे कि वीड्स कंप्लीटली इराडिकेट हो जाए फील्ड से। स्पेस के लिए, लाइट के लिए, सारी चीज़ों के लिए वीड compete करेगा मेन क्रॉप के साथ। दैट इज़ वाई हमें वीड कंट्रोल का ध्यान रखना होगा। अब क्या क्या कुछ तरीके हैं जिससे हम वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला तो होगा मैकेनिकल मेथड कि हम हैंड्स को यूज़ करके उन वीड्स को हमारी फील्ड से हटा रहे हैं। दीज इंक्लूड द फॉलोइंग मेथड्स: अपरूटिंग, हैंड से रिमूव कर देना, वीडिंग विद ट्रावल और खुरपी, हैरो, ये सारे वो टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्रॉप को रिमूव कर सकते हैं सॉइल में से। हैंड होइंग, स्क्रैपिंग, इंटरकल्चर प्लोइंग, बर्निंग एंड फ्लडिंग, दीज आर द मेथड्स, मैकेनिकल मेथड्स जिनकी हेल्प से हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं फील्ड से। इसके बाद आ जाता है कल्चरल मेथड्स, जिसके अंदर हम प्रॉपर बेड प्रिपरेशन करें, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन करें। ये सारे मेथड्स आप देख रहे हो हर स्टेप पे यूजफुल हो रहे हैं। टाइम से सोइंग करना और इंटरक्रॉपिंग करना, क्रॉपिंग पैटर्न्स को ध्यान रखना, इनकी हेल्प से हम पेस्ट से भी बचा सकते हैं हमारी मेन क्रॉप को, और साथ ही साथ हम वीड्स से भी बचा सकते हैं। ये किसके अंदर आएगा? ये कल्चरल मेथड्स के अंदर आ जाएगा। इसके बाद है केमिकल मेथड्स। जैसे अभी आपने पढ़ा पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स से, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, ऐसे ही वीड के लिए भी एक टर्म आई थी वीडीसाइड्स, तो यानी कि वो केमिकल्स जो वीड को किल कर दे, मेन क्रॉप को हार्म ना करे, उनको वीडीसाइड्स बोलते हैं। सो केमिकल वीड किलर्स कॉल्ड हर्बिसाइड्स या फिर वीबीसाइड्स, इसको स्प्रे कर दिया जाता है फील्ड के ऊपर और वीड्स जो है वो ग्रो नहीं करती है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो फार्मर्स अपनी फील्ड में करते हैं पूरे एग्रीकल्चर करते हुए। उसके बाद एक और तरीका है बायोटिक फैक्टर्स सच एज इंसेक्ट्स, rodents, हाउस रैट, माउस, दीज आर एग्जाम्पल्स जो भी आपको rodents के दिख रहे हैं। देन देयर आर बर्ड्स, स्पैरोज, माइट्स एंड बैक्टीरिया, इनको हम हमारी फील्ड के अंदर डाल देंगे अगर, तो ये वीड्स को रिमूव कर देती है। उसके बाद कुछ एबायोटिक फैक्टर्स हैं जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट और टेम्परेचर, इनको ऐड करने से भी ना फील्ड के अंदर से जो वीड्स होंगे वो मर जाएंगे। बट हो सकता है ये वाली चीज़ें हमारी मेन क्रॉप को भी हार्म करें, तो इसलिए हम ज़्यादा प्रेफरेंस वीडीसाइड्स को, कल्चरल मेथड्स को या मैकेनिकल मेथड्स को देते हैं। जब हम बायोटिक या फिर एबायोटिक फैक्टर्स का यूज़ कर रहे होते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए, उसको बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र या तमिलनाडु की साइड में वीड्स के नाम पर प्रिकली पियर कैक्टस ग्रो कर जाता है। अब उस कैक्टस के ऊपर कॉकिनियल नाम के इंसेक्ट्स फीड करते हैं, वो मेन क्रॉप को हार्म नहीं करेंगे। तो जिन फार्मर्स को ये फैक्ट पता होगा वो इंटेंशनली कॉकिनियल इंसेक्ट्स की ग्रोथ अपनी फील्ड में करा सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस कैक्टस को फीड कर रहे होंगे और मेन क्रॉप सेफ रहेगी, तो फायदा हो गया फार्मर्स को भी और इंसेक्ट्स को भी। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स का यूज़ किया जा सकता है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वीड के ऊपर कौन सा इंसेक्ट या रॉडेंट फीड करता है। उसके बाद हमें देखना है व्हाट इज़ द स्टोरेज ऑफ ग्रेन। हमने सबसे पहले प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ लिया था कि किस तरीके से हमें क्रॉप की प्रोडक्शन को मैनेज करना है। उसके बाद हमने वैरायटी के बारे में पढ़ा कि अच्छी वैरायटी के सीड्स लाएंगे, पानी बहुत अच्छे से देंगे और फिर हम पेस्ट और वीड से भी अपनी क्रॉप को कंट्रोल कर लेंगे। अब हमें बात करनी है स्टोरेज की, यानी कि हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है। अब हमें हमारी क्रॉप को स्टोर करना है, जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है क्रॉप को ग्रो करने से। तो देयर आर सर्टेन मेथड्स जिसमें क्रॉप को स्टोर किया जाता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्टोरेज के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कि हमारी क्रॉप जो है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है। हमें हार्वेस्टिंग के बाद क्रॉप्स को बहुत दूर दूर तक मार्केट्स में पहुंचाना है। हम चाहेंगे कि क्रॉप्स लंबे टाइम तक अपनी कंडीशन में रहे। अब जो हार्ड सीड्स वाली क्रॉप होती है वो तो सरवाइव कर जाती है, बट जो फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वाली क्रॉप है उसको जल्दी से जल्दी मार्केट तक भेजा जाता है। उसको स्टोरेज का ध्यान रखा जाता है कि राइट टेम्परेचर पे, राइट कंडीशन पे उसको स्टोर किया जाए। अगर स्टोरेज ठीक से नहीं हुई है तो लार्ज लेवल पर क्रॉप्स का डैमेज होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन या मार्केट पर इफेक्ट्स पड़ते हैं। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एज द मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ द इंसेक्ट इज एट द हायर टेम्परेचर। इसका मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा उसमें इंसेक्ट्स वगैरह लगने के चांसेस होते हैं। एंड यू ऑलरेडी नो कि बैक्टीरिया या फंगस तो आसपास हमेशा प्रेजेंट ही हैं। उनको जो भी ऐसी परफेक्ट कंडीशंस मिलेंगी, थोड़ी सी वार्मथ और मॉइस्चर, वहाँ पे जाकर उस फूड को वो ख़राब करना शुरू कर देंगे।
तो टेम्परेचर का रोल आपको समझ आया। फूड ग्रेन्स को या फूड मटेरियल को हमें लोअर टेम्परेचर पर स्टोर करना चाहिए। कितना लो हो? एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस से तो कम टेम्परेचर हो, तब जाके अच्छी स्टोरेज हो सकती है फूड के मटेरियल की। तो टेम्परेचर का इफेक्ट आपको समझ आया। इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर एज इन पानी, राइट? तो पानी से या फिर नमी से हमें हमारे फूड को बचाना होगा। द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन फूड ग्रेन्स इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ डीके ऑफ फूड मटेरियल। जितना ज़्यादा मॉइस्चर उतना ज़्यादा नुकसान होगा फूड क्रॉप्स को, क्योंकि एज आई टोल्ड यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस का फेवरेट टाइम है, तो बहुत जल्दी वो ख़राब करना शुरू कर देंगे क्रॉप्स को। द राइज इन टेम्परेचर ऑफ स्टोर्ड फूड ग्रेन्स ड्यू टू हीट रिलीज्ड बाय द रेस्पिरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड ड्राई हीटिंग ऑफ फूड ग्रेन्स। सो व्हाट हैपन्स एक्चुअली, अगर मॉइस्चर हो जाता है ज़्यादा तो इंसेक्ट्स वगैरह फंगस वगैरह लग जाते हैं फूड के ऊपर। अब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है जिसके प्रोसेस से हीट रिलीज हो रही है। अब जो सीड्स या प्रोडक्ट्स हैं वो फ्रेश नहीं रहेंगे। क्या हो जाएगी उस कंडीशन में? ड्राई हीटिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, जो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है पूरी की पूरी क्रॉप को। उसके बाद नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अगेन इट इज़ रिलेटेड टू मॉइस्चर। अगर मौसम के अंदर या फिर जिस दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा है उस दिन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारी क्रॉप खराब हो सकती है। नाउ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर, हमने देख लिया कि स्टोरेज करना कितना ज़रूरी है, किन किन चीज़ों से हमें बचाना है। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे पेस्ट वगैरह इस टाइम पर आकर भी स्टोरेज को ख़राब कर सकते हैं। आपने कितनी बार न्यूज़ में सुना होगा कि बारिश आने की वजह से जितने भी गोडाउन्स वगैरह थे वहाँ पर फ्लड आ गया या फिर पानी भर गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को नुकसान हुआ है। सो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या यूज़ किए जा सकते हैं जिससे हम टेम्परेचर से हमारी क्रॉप को बचा सके। कम टेम्परेचर पे हमें स्टोर करना है, या फिर हम पेस्ट से, जैसे कि चूहे वगैरह जो होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत तरीके के इंसेक्ट्स हमारी क्रॉप को ख़राब कर सकते हैं। उन सबसे बचाने के क्या तरीके हैं वो हम पढ़ने वाले। सबसे पहला सेफ तरीका हो गया स्टोरेज का। हमें एक जगह चाहिए होगी जो कि बहुत साफ़ होगी जहाँ पे हम स्टोर कर सके हमारी ग्रेन्स को। गोडाउन, वेयर हाउसेज, दीज शुड बी प्रॉपरली क्लीन्ड एंड ड्राइड। अब आपको समझ आया ड्राइड क्यों लिखा है? ताकि मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी ना आए वहाँ पर। एंड repaired pathways should be provided between the stack of grain filled bags for the periodic inspection or for spraying or for fumigation। यहाँ पर हमें प्रॉपर क्लीनिंग और स्टैंड्स की ज़रूरत होती है जिसमें हम स्टैक करके हमारी क्रॉप्स को रख सके। यहाँ पर जूट बैग्स का यूज़ इसीलिए होता है ताकि परफेक्ट टेम्परेचर रहे और हम उसको ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट कर सके। सो इस तरीके का परफेक्ट अरेंजमेंट होता है गोडाउन के अंदर या वेयर हाउसेस के अंदर। यहाँ पर अब हम फ्यूमिगेशन करते हैं। तो फ्यूमिगेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम पेस्टिसाइड्स यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स जो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं या गैस भी हो सकते हैं, उनको इन स्टोर हाउसेस में डाल देते हैं। यानी कि हो सकता है इन बैग्स के अंदर ये फ्यूमिगेंट्स हों जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से हमारे स्टोर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल EDT या फिर मिथाइल ब्रोमाइड नाम की गैसेस होती है जो टॉक्सिक होती है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो उनकी ग्रोथ को रोक देती है। हम बहुत ईजिली उससे बच सकते हैं। गैसेस वाले सब्सटेंसेस होंगे तो वो तो आराम से डिसॉल्व कर देंगे सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, और अगर हम सॉलिड वाली टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं इन क्रॉप्स के अंदर तो वो मैनुअली उसको हम रिमूव कर सकते हैं बाद में जब हमारे पास ये क्रॉप्स आ जाती है। सो आपने देखा किस तरीके से हमें स्टोर करना है। टेम्परेचर का ध्यान रखना है, हमें ड्राई कंडीशंस को रखना है, क्लीनलीनेस को मेंटेन करना है, साथ ही साथ हम फ्यूमिगेशन प्रोसेस कर सकते हैं यानी कि फ्यूमिगेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स जो बैक्टीरिया वगैरह को स्टोर हाउस में आने से रोकेगा। इसके बाद हमें देखना है एनिमल हस्बेंड्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एनिमल हस्बेंड्री क्यों किया जाता है? इससे पहले हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, किस तरीके से क्रॉप को ग्रो करना है, क्या क्या प्रोडक्शन के तरीके होंगे और किस तरीके से हम उसको स्टोर कर सकते हैं। सारे बहुत इंपॉर्टेंट और NCERT वाले पॉइंट्स हैं। अब आपका चैप्टर जो दूसरे पार्ट में स्टार्ट हो रहा है दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। इट इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइवस्टॉक। लाइवस्टॉक एज इन डोमेस्टिक जो भी एनिमल्स होंगे। अब इसके अंदर सब आ जाता है, हमारे मिल्क वाले एनिमल्स, काउस, हेंस भी आ जाते हैं जो हमें एग वगैरह देंगे, मिल्क वाले एनिमल्स भी आ गए इसके अंदर, फिशेज आ गई जो बेसिकली कमर्शियल लेवल पे ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं, दैट इज द लाइवस्टॉक। इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज फीडिंग,
ब्रीडिंग एंड डिसीज कंट्रोल। लेट्स से हम एनिमल हस्बेंड्री मिलकर स्टार्ट करें, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा? हमें उनकी फीडिंग का ध्यान रखना होगा जो एनिमल्स हमारे पास है, यानी कि उनको प्रॉपर खाना देना होगा। साथ ही साथ ब्रीडिंग, हम चाहेंगे कि वो आगे रिप्रोड्यूस करें ताकि हमारे पास अच्छी पॉपुलेशन रहे और साथ ही साथ सबकी डिमांड्स पूरी हो सके, इसलिए हम ब्रीडिंग के लिए भी एक क्लीन एरिया रखेंगे। साथ ही साथ डिसीज कंट्रोल, जैसे ह्यूमन बींग्स में डिसीज फैलते हैं ना, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स में भी अलग अलग तरीके के डिसीजेस हो सकते हैं, तो उससे भी हमें बचाना होगा। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। तो ये ग्रुप्स हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैटल फार्मिंग कैसे होगी, फिर पोल्ट्री फार्मिंग देखेंगे और फिर फिश फार्मिंग देखेंगे। तो सबसे पहले कैटल फार्मिंग स्टार्ट हो रहा है। कैटल फार्मिंग यानी कि काउज और बफेलोज। अब ये क्यों की जाती है, पहले इसका पर्पस समझते हैं। इट इज डन फॉर 2 पर्पसेस। पहला फॉर मिल्क। मिल्क हर फैमिली का, हर एक पर्सन का एवरीडे कंजम्पशन वाला प्रोडक्ट है, राइट? तो बहुत लार्ज लेवल पर हमें मिल्क चाहिए होता है, इसलिए बहुत सारे लोग एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। साथ ही साथ फॉर ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चर वर्क सच एज टिलिंग, इरिगेशन एंड कार्टिंग। नो डाउट हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है और एनिमल्स का यूज़ हमारी फील्ड में कम हो गया है, बट स्टिल कुछ लोग ट्रेडिशनल तरीकों से फार्मिंग को कंडक्ट करते हैं। तो हमें एनिमल्स चाहिए होते हैं हमारी फील्ड के अंदर, जिससे हम हमारी सॉइल को रेडी कर सकें। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जब हम सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं, सॉइल को लूज करने की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे अब ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज़ आ गया है। पहले कैसे करते थे उसको? एनिमल्स के पीछे प्लो को टाई कर देते थे, जिसकी हेल्प से वो टिलर उनके साथ साथ मूव करता था और सॉइल को लूज करता जाता था। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि किस तरीके से एनिमल्स का यूज फार्मिंग में फील्ड पर भी होता है। तो इसमें हम बात करेंगे इंडियन कैटल की, जो कि 2 डिफरेंट स्पीशीज की बात मेजरली की जाती है, काउज और बफेलोज। अब ये जो कर्सिव में लिखा है ना, ये इनका साइंटिफिक नेम है, बॉस इंडिकस काउस को बोला जाता है, और बफेलो का साइंटिफिक नेम क्या है? बॉस बुबेलिस। मिल्क के लिए हम काउ मिल्क ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर बफेलो मिल्क ज़्यादा यूज़ करते हैं? मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट। जो मिल्क देने वाले एनिमल्स होंगे, जो फीमेल काउस या बफेलोज होंगी, उनको मिल्क एनिमल्स बोलते हैं। वाइल द वंस यूज फॉर फार्म लेबर आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स। और जो फार्मिंग की फील्ड्स पर यूज होंगे उनको क्या बोल देते हैं? ड्रॉट एनिमल्स बोल देते हैं। ये हमारी इंडियन ब्रीड्स थी, काउज और बफेलोज, बोस इंडिकस और बॉस बुबेलिस। एक्सोटिक यानी कि बाहर की कोई स्पीशीज हो, तो एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड्स कौन कौन सी हैं? जर्सी, ब्राउन स्विस, ये सिलेक्ट की गई हैं। एक्चुअली नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर हम एक फॉरेन ब्रीड को उठाएं और एक इंडियन ब्रीड को उठाएं, हम 2 अलग अलग ब्रीड्स क्यों ले रहे हैं? पहली बात, ताकि दोनों की खूबियों को मिक्स करके जो नया एनिमल बनेगा उसके अंदर दोनों क्वालिटीज आ जाए, राइट? सो हम इसीलिए इंटरब्रीडिंग कराते हैं अलग अलग एनिमल्स के अंदर। तो हम एक फॉरेन ब्रीड भी चूज कर सकते हैं जिसकी क्वालिटीज आने वाली जनरेशन के अंदर पास ऑन होंगी, और इंडियन ब्रीड को ले सकते हैं जिसकी अपनी क्वालिटीज होने वाली हैं। नाउ व्हाट इज लैक्टेशन पीरियड? लैक्टेशन पीरियड वो टाइम होता है बच्चों जिसमें जो मदर्स होंगी वो अपने बेबी को फीड कराती हैं, दैट इज द लैक्टेशन पीरियड, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग टाइम होता है फॉर देयर बेबीज। तो हम एक्सोटिक या फॉरेन ब्रीड का यूज़ करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, क्योंकि उनका लैक्टेशन पीरियड जो होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। लोकल ब्रीड्स कौन कौन सी हो गई? रेड सिंधी और साहिवाल। इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं? दैट दे शो रेजिस्टेंस टू डिसीजेस। नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी कैटल हो जिसके अंदर गुड लैक्टेशन पीरियड हो और रेजिस्टेंस टू डिसीज़ वाली प्रॉपर्टी भी हो, तो हम एक तो उठाएंगे फॉरेन ब्रीड और दूसरा हम ले सकते हैं लोकल ब्रीड। जब हम इनकी क्रॉसिंग कराते हैं तो नया वाला जो कैटल बनेगा उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज आने के चांसेस होते हैं, इसीलिए इंटर ब्रीडिंग कराई जाती है। एंड नाउ जो ब्रीडिंग होगी वो नेचुरल मेथड से भी कराई जा सकती है, लाइक नेचुरली द एनिमल्स आर मेटिंग, या फिर दूसरा जो तरीका होता है दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जो एग्स और स्पर्म को फ्यूज कराना होगा वो टेस्ट ट्यूब में भी कराया जा सकता है और फिर एक सरोगेट मदर के अंदर डाला जा सकता है। तो एक तो नेचुरल तरीका हो गया इन विच द एनिमल्स आर नेचुरली मेटिंग, या फिर दूसरा तरीका हो गया जिसको आर्टिफिशियल मेथड बोलते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सीमेन को इंटेंशनली जो अच्छी क्वालिटी या अच्छी ब्रीड वाली कैटल होगी उससे
मदर के अंदर इन्फ्यूज कर दिया जाता है। तो दो तरीके हो गए इंटरब्रीडिंग के। एंड इसका पर्पस भी अब आपको समझ आया होगा, क्योंकि हम बेस्ट क्वालिटी वाली कैटल चाहते हैं, तो हम अलग अलग क्वालिटीज वाले पेरेंट्स को लेकर नई कैटल बना सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फूड रिक्वायरमेंट्स जो कैटल को चाहिए होगी। ऑलवेज रिमेंबर, जो एक बेबी कैटल होगा उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू एनी ओल्ड काउ। पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चों को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको ग्रोथ करनी है, सारी एनर्जी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उनके अंदर हो रही होंगी वो ज़्यादा डिमांड रखते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितना अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिएंट या फिर न्यूट्रिशन हम उनको देंगे उतना ही ज़्यादा मिल्क यील्ड आएगा। अगर हम हमारे लाइवस्टॉक का फूड का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्शन होगा वो भी इफेक्टेड होगा, उसमें ज़्यादा अमाउंट हमारे पास नहीं आएगा। इसीलिए फार्मर्स ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से उनको फीड करना है। बैलेंस्ड प्रोपोर्शन इनको भी दिया जाता है, जैसे हमारे अंदर होता है ना एक बैलेंस डाइट को फॉलो करना चाहिए, ऐसे एनिमल्स में भी एक बैलेंस प्रोपोर्शन दिया जाता है। नाउ लेट अस सी द फूड रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आर ऑफ टू टाइप्स। जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो दो तरीके की होती है। एक तो है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट विच इज द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लिव अ हेल्दी लाइफ। एक तो बेसिक फूड हो गया जो आपको देना होगा। देन दूसरा होता है लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे, यानी कि जो मिल्क प्रोड्यूसिंग टाइम होता है फॉर फीमेल काउज एंड बफेलोज, उस टाइम पे उनकी फूड रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है और चेंज हो जाती है, तो वो वाला फूड भी ध्यान रखना होता है फार्मर्स को। साथ ही साथ एनिमल फीड में होगा क्या क्या, बेसिकली ये जो हम न्यूट्रिएंट की बात करें, उनकी फूड की बात करें, तो उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो होगा फाइबर, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। अब इस फाइबर को हम राफेज भी बोलते हैं। इसके अंदर हम मोस्टली सीड्स वगैरह दे देते हैं, जवार के, बाजरा के सीड्स दे देते हैं हमारे एनिमल्स को। साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेट्स विच आर लो इन फाइबर। एक हो गई फाइबर रिच डाइट, और दूसरी जो डाइट होती है उसमें प्रोटीन्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स का लेवल ज़्यादा होता है। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे जो मिल्चिंग एनिमल्स होते हैं उनको ऑयल केक्स दिए जाते हैं ना। व्हाट आर ऑयल केक्स? ये ऑयल प्रोड्यूसिंग जो भी फैक्ट्रीज वगैरह होंगी उसमें से एक वेस्ट निकलता है ऑयल के सीड्स में से। सो उसी में फॉडर को मिक्स करके एक तरीके का ऑयल केक बनाया जाता है जो मिल्चिंग एनिमल्स को फीड किया जाता है। साथ ही साथ फॉडर, सीड्स, ये सारा उनका फूड हो गया। कुछ तो प्रोटीन में रिच होंगे और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स या फिर रफेज में रिच होता है। सो बैलेंस ज़रूरी है इन एनिमल्स के लिए भी। देन हम देख लेते हैं पोल्ट्री फार्मिंग किसे बोलते हैं। पोल्ट्री मतलब बर्ड्स। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं या फिर जिनका बिजनेस होता है जो बर्ड्स को कल्टीवेट कराते हैं, बर्ड्स का लाइवस्टॉक ग्रो कराते हैं, ताकि अगेन मार्केट में सेल हो सके। इन बर्ड से हमें एग्स मिलते हैं, सो फॉर न्यूट्रिशन एंड ऑल। पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फाउल फॉर एग प्रोडक्शन, फर्स्ट यूज हो गया। और दूसरा होता है फॉर चिकन एंड मीट। सो फॉर नॉन वेज लवर्स जिनको चिकन और मीट बहुत पसंद है उनके लिए भी पोल्ट्री फार्मिंग तो हो ही रही है। द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बिटवीन इंडियन एंड अ फॉरेन ब्रीड। जैसे हम कैटल फार्मिंग में इंडियन और फॉरेन ब्रीड को उठाकर मिक्स कर रहे थे, उनकी मेटिंग करा रहे थे ताकि नई जो कैटल आए वो बहुत अच्छी आए, सेम हम इसमें भी करते हैं। एक इंडियन ब्रीड, अच्छा जो एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर ले रहे हैं वो आपके एग्जैक्टली एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स हैं। आपको और रेफरेंस बुक से ज़्यादा एग्जाम्पल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में। एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स आप मिस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो इंडियन ब्रीड का एग्जाम्पल था दैट इज़ अ सील, दिस वन इज़ अ सील, ठीक है। एंड सेकेंड वन फॉरेन यानी कि बाहर की जो ब्रीड होगी दैट इज़ लेगहॉर्न। दीज आर ब्रीड्स for variety improvement are focused to develop new varieties for the following desirable traits. So इनका क्रॉस या ब्रीडिंग कराई जाती है to get certain traits, कुछ कैरेक्टर्स हमें चाहिए होंगे। क्या चाहेगा फार्मर की जब वो प्रोडक्शन करा रहे हैं तो क्वालिटी जो हो और जो अमाउंट हो चिक्स का वो ज़्यादा हो, राइट। कोई भी अगर इस चीज़ की फार्मिंग कर रहा है तो वो चाहेंगे ना कि उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो हम दो अलग अलग ब्रीड्स को क्रॉस कराते हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा? क्वालिटी अच्छी होगी, अमाउंट ज़्यादा होगा। ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। नाउ ड्वार्फ जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं होगी, ब्रॉयलर पेरेंट्स फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। अगर हमें सिर्फ एग्स चाहिए किसी भी बर्ड से या फिर किसी भी hen से, तो हमें उनका ज़्यादा साइज़ बड़ा नहीं चाहिए होता,
वहीं पे अगर हम मीट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें एक बहुत हट्टा कट्टा सा हेन चाहिए होगा या फिर चिकन चाहिए होगा, राइट। सो ऐसी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए क्रॉसिंग कराई जाती है। देन इज समर अडेप्टेशन कैपेसिटी एंड टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। ये जो चिक्स होते हैं ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते, जल्दी से मर जाते हैं, तो उस टेम्परेचर की टॉलरेंस उनके अंदर अच्छी हो जाती है अगर हम अलग अलग ब्रीड्स की क्रॉसिंग कराएं। देन लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स, ऑफकोर्स कौन ऐसा फार्मर होगा या लाइफ स्टॉक करने वाला होगा जो ज़्यादा मेंटेनेंस चाहेगा। हर कोई यही प्रेफर करेगा ना कि ज़्यादा ध्यान ना रखना पड़े, तो वही कोशिश की गई है। देन रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आसानी से मीट हो सके। सो दीज आर द ट्रेट्स जो हर एक कल्टिवेटर चाहेगा उसकी ब्रीड के अंदर हो। देन नेक्स्ट, broiler chickens are fed with vitamin rich supplementary food for good growth rate and better feed efficiency. So broiler chicken यानी कि जो मीट जिससे हम ऑब्टेन करने वाले हैं उनकी जो डाइट होती है उसमें विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑल्सो बेटर फूड एफिशिएंसी के लिए हमें उनका भी खाने का ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनका पर्पस क्या है आगे जाके, वी विल सेल द मीट ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स। They are produced as broilers and sent to market for meat purpose. क्योंकि इनको हम मीट पर्पस के लिए मार्केट में आगे भेजेंगे तो हमें इनकी डाइट को भी उसी अकॉर्डिंग रखना होगा। फाइबर रिच डाइट होगी, प्रोटीन्स तो इनके अंदर होता ही है, साथ ही साथ हमें विटामिन रिच डाइट का ध्यान रखना है इनके लिए। देन हम देख लेते हैं फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स देयर शुड बी सर्टेन कंडीशंस जो फॉलो होनी चाहिए। टेम्परेचर को मेंटेन करना होगा, हाइजीनिक कंडीशंस होनी चाहिए घर में, एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेज। ये पॉइंट्स हम स्टार्टिंग में ही कवर कर चुके हैं कि जब भी हम कंट्रोल कर रहे हैं इनकी प्रोडक्शन को तो हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो चिक्स होते हैं ये ज़्यादा टेम्परेचर में बहुत जल्दी मर जाते हैं। दूसरा, हाइजीनिक कंडीशंस। हाइजीनिक कंडीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई भी डिसीज़ इनको फैल गया तो कितने लार्ज अमाउंट पर या लार्ज लेवल पर इनकी डेथ हो सकती है, उससे बचाना बहुत ज़रूरी है। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेज। हम नहीं चाहेंगे ना कि इनको कोई बीमारियां हो, उससे भी हमें बचाना होगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फिश फार्मिंग, जिसको फिशरी भी बोलते हैं, जिसका मतलब हम फिश को कल्टीवेट कराएंगे। अब इसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कैप्चर फिशरी जिसमें हम नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर जाके फिश को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरा होता है कल्चर फिशरी जिसमें हम टैंक्स या पॉन्ड्स के अंदर फिशेस को कल्टीवेट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे इसका। कैप्चर फिशरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ऐसा तरीका जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज से जाकर फिशेस को कैप्चर करके ला रहे हैं। वहीं पर कल्चर फिशरी के अंदर हम खुद फिशेस को ऑब्टेन करेंगे विच इज़ ऑल्सो नोन एज वाटर एग्रीकल्चर। जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पर हम इसको सीज कर देंगे इस एरिया को, और जो भी फिशेस के अंदर आएंगी हम उनको आगे कल्टीवेट कराएंगे। दूसरा इसके अंदर डिफरेंस क्या होने वाला है, देयर इज नो सीडिंग एंड रेजिंग ऑफ फिश। हम सिर्फ और सिर्फ कैप्चर करके ले आते हैं इसके अंदर। अगर हम कल्चर फिशरी की बात करें तो हम उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, जैसे हम पहले पोल्ट्री फार्मिंग में ध्यान रख रहे थे और कैटल फार्मिंग में उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रख रहे थे। तो यहाँ पर हम फिश को फीड भी कराएंगे, खाना देंगे उनको, हम उनको प्लेस देंगे फॉर ब्रीडिंग एंड ऑल। देन कैप्चर फिशरी इज अंडरटेकन इन बोथ इनलैंड एंड मरीन वाटर्स। ये फ्रेश वाटर में भी होगा और मरीन वाटर्स के अंदर भी होगा। कल्चर फिशरी जो होगा दैट इज अंडरटेकन मोस्टली इन इनलैंड एरियाज एंड नियर सी शोर। मतलब जो भी सी का आसपास किनारे वाली जगह पर, जिस तरीके से आपको पिक्चर में देख रहा है, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स इजीली पहुँच सकते हैं वहाँ पर इसको ग्रो कराते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर आर्टिफिशियल टैंक्स या पॉन्ड्स भी आते हैं जहाँ पर फिशेस को रखा जाता है और उनको रियर कराया जाता है। आगे देखते हैं, बेस्ड ऑन द वाटर सोर्सेज फिश प्रोडक्शन की 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। सबसे पहले कैटेगरी है मरीन फिशरीज, यानी कि इसमें कैप्चर ही हो रहा होगा फिश का, बट कौन से एरिया से, ओशन से या फिर सीज से। फॉर एग्जाम्पल रिबन फिश जो है वो मरीन वाटर में हमें देखने को मिलती है। देन सैल्मन फिश, ये बहुत
मेजर फूड है साउथ की साइड, या फिर जो भी फिश खाते हैं तो सैल्मन फिश बहुत कॉमन है। ये कहाँ से मिलती है? हमें मरीन वाटर से मिलती है। दूसरा हमें देखना है फ्रेश वाटर फिशरीज, तो नाम से ही पता चल रहा है जहाँ हम फ्रेश वाटर में जाकर कैप्चर करके आएंगे फिश को। फॉर एग्जाम्पल फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, रिवर्स, canals, lakes, reservoir, tank, ponds and paddy fields. Examples are common carp and tench. ये फ्रेश वाटर फिशरीज के एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद है ब्रैकिश वाटर फिश, वो फिशिंग एक्टिविटीज जो सॉल्टी वाटर के अंदर हों, दैट इज कॉल्ड ब्रैकिश वाटर एक्चुअली। या फिर एस्चुरीज, लगून्स, मैंग्रोव स्वैम्प्स, ये एग्जाम्पल्स हो गए इसके। स्नूक एंड कैटफिश भी इसका एग्जाम्पल है। सो ब्रैकिश वाटर आपको समझ आया, सॉल्टी वाटर के अंदर जो फिशेस हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंपोजिट फिश कल्चर। ना कंपोजिट फिश कल्चर एक आर्टिफिशियल तरीका हो गया जिसमें हम फिश को पहले स्टडी करते हैं। हम ये देखेंगे कि कौन सी फिश है जो पानी में सबसे ऊपर लेवल पर रहना पसंद करती है, कौन सी फिश है जो बॉटम में रहेगी और कौन सी है जो मिडिल में रहेगी। क्योंकि हम आर्टिफिशियली एक टैंक के अंदर इनको ग्रो करा रहे हैं तो हमें देखना होगा हम कौन सी फिश को डाल सकते हैं। अगर हम सारी फिश सेम लेवल की ले आते हैं तो वो फूड के लिए आपस में कंपटीशन करेंगी और ज़्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएंगी। हमारा जो फिश फार्मिंग वाला प्लान है वो फेल हो जाएगा। तो उसको अच्छे से करने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स देख लो पहले। ये जो सिल्वर कार्प और कैटला है, These both fish are surface feeders, यानी कि ये पानी में ऊपर लेवल पर रहेंगी और इनका फूड क्या होने वाला है, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, तो वाटर के अंदर भी हमें बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं। अगर वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं तो फाइटोप्लैंक्टन्स, और अगर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं तो उसको बोल देते हैं जूप्लैंक्टन्स। तो ये कैटला और सिल्वर कार्प फाइटो और जू प्लैंक्टन्स पे सरवाइव करती है बहुत अच्छे से, दोनों फिश सरफेस पर सरवाइव कर सकती है। इसके बाद है रोहू, जिसको हम लेबियो रोहिता भी बोलते हैं। इट फीड्स इन द मिडल जोन ऑफ द पॉन्ड। अब ये पॉन्ड के बीच वाले एरिया में है, तो हम जो कंपोजिट कल्चर बना रहे हैं अपने पॉन्ड के अंदर फिश को लेकर आ रहे हैं, उसमें हम दो तो ये वाली ले आएंगे जो सरफेस पर रहेंगी बड़ी शांति से। उसके बाद मिडल वाले के लिए हम ले आएंगे रोहू, जो बीच में कहीं पानी की लेयर में हमें मिल जाएगी। ये किस पर फीड करती है, डेड एंड डिकेइंग मैटर, जिसको डेट्रिटस बोलते हैं। उसके बाद अगर हम इसका कल्चर एक साथ क्रिएट करें, कोई बॉटम फीडर भी हम लाकर इसके अंदर डाल सकते हैं। अब एक बैलेंस बना रहेगा कि 3 अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग स्पीशीज की फिश हैं, वो आपस में कंपटीशन भी नहीं करेंगी खाने के लिए, एक दूसरे को हार्म भी नहीं करेंगी। सो ऐसे ही तरीके को क्या बोलते हैं, कंपोजिट फिश कल्चर। साथ ही साथ हमें कुछ कंडीशंस का ध्यान देना होगा अगर हम कंपोजिट फिश कल्चर कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम पॉन्ड की लोकेशन देखते हैं कि वो ऐसी जगह पर हो जहाँ पर फिश सरवाइव कर सके, पानी जो हो वो अच्छी क्वालिटी का हो, सॉइल की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और फिर हमें टेम्परेचर का ध्यान भी रखना होता है। 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास वाला टेम्परेचर जो होगा वो परफेक्ट होता है इस कल्चर को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट हमें देखना है बी कीपिंग, जिसको एपी कल्चर भी बोलते हैं। तो जिस तरीके से हम फिश को ग्रो करा रहे थे, हम बीज को भी ग्रो करा सकते हैं। बी कीपिंग या फिर इसको हम एपी कल्चर भी बोलेंगे, जो कि एपिस से आया है। एपिस का मतलब बी एंड कल्चर मतलब कल्टीवेट, जो हमें ग्रोथ करानी है। इसमें हम हनी बीज को उनके प्रोडक्ट्स के लिए ग्रो कराते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पर फुटेज दिख रही है ना, इसी तरीके से बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर हनी बीज आराम से ग्रो कर सकती है। नाउ दीज आर द सर्टेन प्रोडक्ट्स जो हनी बी से ऑब्टेन किए जाते हैं। सबसे पहले तो आप सबको पता होगा हनी। हनी इतना मेजर प्रोडक्ट है, हर घर में यूज किया जाता है। It is sweet, it is viscous, edible fluid containing sugars, water, moisture, minerals, vitamins, amino acids, enzymes and pollen. ये सारी चीज़ों के लिए हनी यूज़ होता है। तो हनी इज़ द मेजर प्रोडक्ट जिसकी वजह से एपीकल्चर किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें मिलती है दैट इज़ बी वैक्स। ये सीक्रेट किया जाता है बाय वैक्स ग्लैंड्स ऑफ वर्कर बी, एंड इसका यूटिलाइजेशन किस किस चीज़ में होगा, एक्चुअली इट इज़ मोर यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड इन कोल्ड क्रीम्स, शेविंग क्रीम्स, इन चीज़ों के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो बी वैक्स भी हमें बीज से मिल रहा है, उनके वैक्सी ग्लैंड्स में से ये एक स्पेशल तरीके का वैक्स जैसा सब्सटेंस निकलता है जिसको हमने बी वैक्स का नाम दे दिया।
इसके बहुत ज़्यादा यूजेस होंगे कैंडल्स, ऑइंटमेंट्स या फिर कॉस्मेटिक्स के सामान बनाने में। इनफैक्ट इवन इन मेडिसिन इसका यूज़ किया जाता है। सो अनदर प्रोडक्ट, द मेजर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज बी वैक्स। नेक्स्ट प्रोडक्ट है प्रोपोलिस या फिर बाम। कुछ इस तरीके से दिखता है ये। तो बीज इसको बनाते हैं अपने हनी कॉम को बहुत अच्छे से अरेंज करने के लिए। बेसिकली हनी कॉम को बनाने के लिए ही ये सब्सटेंस रिलीज करते हैं। हम इसको मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एपीकल्चर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सॉटिक वेराइटीज ऑफ हनी बी। एक्सॉटिक का मतलब अब आपको याद हो गया होगा फॉरेन वेराइटी, जो कि इंडिया की नहीं है, दूसरी कंट्रीज की होंगी। सो वन इज एपिस मेलिफेरा और दूसरी है एपिस एडम्सोनी, जो कि साउथ अफ्रीका की भी है और ये वाली इटालियन भी बोल देते हैं हम इसको। सो दीज आर द पिक्चर्स, दिस इज पिक्चर 1 एंड दिस इज पिक्चर 2। ये एक्सॉटिक ब्रीड्स, जिस तरीके से हम कैटल फार्मिंग में पढ़ रहे थे ना कि एपिस इंडिका जो है वो इंडियन ब्रीड है, तो उसकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है इन एक्सॉटिक वेराइटी के साथ, ताकि हम बेस्ट क्वालिटी की हनी बीज प्रोड्यूस कर सके। एंड उनकी अगर बेस्ट क्वालिटीज होंगे तो अभी हमने जो भी प्रोडक्ट्स देखे हैं वो भी बेस्ट क्वालिटी के होंगे, राइट। सो इसीलिए आपको समझ आया होगा इसके अंदर कि क्रॉस ब्रीडिंग क्यों की जाती है एंड व्हाट आर द एक्सॉटिक वेराइटीज इसका यूज किया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, जो कि इसमें बहुत बेसिक चीज़ें थी, आपको पहले से ही पता होंगी। एंड कुछ चीज़ें आपको पता चली होंगी चैप्टर को पढ़ने के बाद कि क्या क्या क्रॉप की वैरायटी होती है, किस तरीके से हमें प्रोडक्शन का ध्यान रखना होगा, फार्मर्स फार्मिंग करते टाइम कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, स्टोरेज के कुछ फैक्ट्स आपने पढ़े। देन आपको पता चला जो एनिमल हस्बेंड्री है उसका पर्पस क्या है, जो भी मीट या फिर एग गिविंग एनिमल्स होते हैं उनकी न्यूट्रिशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट रखनी है। फिर हमने देखा फिश फार्मिंग कैसे करते हैं, कंपोजिट कल्चर जो कि एक आर्टिफिशियल तरीका है जिसमें हम फिश को ग्रो कराते हैं, तो उसमें क्या कंडीशंस देखनी होंगी हमें फिश को ग्रो कराने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एपीकल्चर और ये क्यों किया जाता है। आपने अभी तक एपीकल्चर देखा नहीं होगा, तो कुछ इस तरीके से आर्टिफिशियली एपीकल्चर किया जाता है। यहाँ पर हमें जो लोकेशन देखनी होगी वो थोड़ा सिटी से दूर देखनी होती है, क्योंकि ये जो बीज होती हैं गार्डन वाले एरिया में ज़्यादा मिलती है, जहाँ पर ग्रीनरी होगी, फ्लावर्स होंगे, क्योंकि वहीं से ये अपना फूड लेकर आएंगी। ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं इसके अंदर नेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये यहीं पर अपने हनी कॉम को बनाना शुरू कर देती है और वहाँ पर फिर हम इनसे प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर लेते हैं। इस तरीके से एपीकल्चर होता है, जो कि कंपैरेटिवली सारे फार्मिंग में से सबसे इजी तरीका माना गया है। सो दैट्स इट बच्चों, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। एक बार इसको एनसीईआरटी से पढ़ लोगे ना वीडियो देखने के बाद, तो आपको 100% ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। वी विल सून कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।